वांगचुक के सामने वो दीप के खा रहा ब्रेड पकौड़े, वांगचुक कह रहा अरे सालो तुम मेरे सामने ही खा रहे। अच्छा वो खा के पीछे मुड़ के कह रहा स्वाद है। बहुत बढ़िया। कह रहा दीप के कह रहा अब ये लेके आते हैं, इनके साथ बैठ के अगर मैं नहीं खाऊंगा तो बुरा लगेगा ना, इसलिए मैं बार बार खाऊंगा। अरे मांग चुका है और जो मुझे बुरा लगा। ओ भाई विजेता दहिया बेचारा डांस कर करके अरे यार वो तो उसके घुंघरू ना जब तक टूट जाए तब तक नाच ना पर आपके डांस, नाचना आए भी तो सही। आपका जो ये बात सही। डांस करने का तरीका है वो एक अश्लील तरीका, अश्लील है लौंडा। एक वो अच्छा, मीम। सोनम वांगचुक पीछे बैठा हुआ कह रहा यार ये मुझे लटका गए हैं और ये लोग नाच रहे ठूस ठूस के खा रहे हैं। जैसे इनकी फेवरेट फिल्म अल्फा है, वैसे इनकी फेवरेट इज आरफा खानम शेरवानी। देखो इनको पता था पहले ही आरफा, आई लव हर। हाँ तो वो इस समय पहुंची कहाँ हुई आपको पता ही है कहाँ पे थी वो। नहीं तो उससे उसने हाथ नहीं मिलाया, आपने देखा ना वो सीन, तो वो पेट्रियार्की भी नहीं बोल पा रही। अब वहां पे आरफा ने एक स्टेटमेंट दी, उससे पूछा खुमैनी साहब का आप पे क्या असर था, तो कहते ही टच्ड मी इन वेरियस वेज। तबाही तबाही तबाही। वो उसको टच नहीं कर रहा, कह रहे ही टच्ड मी इन वेरियस वेज। उसने मेरी आत्मा को छुआ है माँ। ये वही आत्मा। समझ गए कौन सी फिल्म का डायलॉग है? हम दिल दे चुके सनम। मैं उससे अलग नहीं रह सकती माँ, जब उसने आपने मेरी अभी आत्मा बोला को ना छुआ ही है। टच्ड मी इन वेरियस वेज, जो यश का सेंटेंस है, ये आरफा का तो रियल लाइफ गजब का सही बात, सेंटेंस है। E20 चिपक नहीं रहा ना। 10% के आसपास माइलेज आपकी गिर गई है। अब उसका बेनिफिट तो आपको कुछ नहीं मिला। आपने इथेनॉल वाला पेट्रोल भरवाया, आपकी माइलेज 10% से गिर गई। अब इथेनॉल मिलाया था तो भाई पेट्रोल वाले दाम पे काहे बेच रहे हो? पंजाब बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। पंजाब In terms of में election also, in terms of ऑफ इलेक्शंस एंड बीजेपी जो ये दुम बन के चली है ना अकाली दल की, दैट वाज अ डिजास्टर। सबसे पहली बात, जो पहले 2-3% पे भाजपा अटकती थी वो 18% पे पहुंच गई, जो कि एक अच्छा खासा तगड़ा नंबर था। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वोट्स हैं जो कि इनको इस बार मिलने वाले हैं, ये कम से कम हो सकता है 5 से 7-8% तो इन्हीं मुद्दों पे खींच जाएंगे। नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। दो धुरंधर आज हमारे बीच हैं, एक हैं गर्वित जी और एक हैं इनके बड़े भाई जो कि अब हर मायने में बड़े हो चुके हैं। नाम इनका अनुज है। अनुज नाम क्यों है आपका, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। अनुज नाम इसलिए है क्योंकि मैं अनुज ही हूँ। नहीं नहीं, आप ज्येष्ठ बन गए हो। हाँ, आज आप ज्येष्ठ हो। ज्येष्ठ। फिर आप सब मुझे एक ऊंचा सिंहासन दीजिए, मैं उसी पर बैठूंगा। भीष्म बोल दो, पितामह। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी हेयर ट्रांसप्लांट की, तो आज जब ये आए तो देखिए एक होता है हेयर ट्रांसप्लांट, बट एक होता है भाई साहब पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाना। आज ये लोगों से आराम से नहीं मिल रहे थे, पहले तो नमस्ते करते थे, सब करते, आज जेब में हाथ, और हाथ ही नहीं बाहर निकल रहा था जेब से, यूं ही चलते हुए आए हैं। नहीं, मैंने इन लोगों को आशीर्वाद भी दिया भाई। हाँ, हाई भी कर दी। दूरी से यूं कर दे रहे थे ये, बस मैं देख रहे थे। क्या तो रहा हूँ, मैंने इन लोगों को आशीर्वाद भी दिया है सबको आज। नहीं ये बताइए वैसे क्या ये कुछ, बिकॉज कहा जाता है ना हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि कई लोग जो होते हैं इट्स फॉर द एलीट, इट्स फॉर द रिच। तो यू फील रिच नाउ, क्या है आपका? मुझे तो जैसा मैं आपको अच्छा लगता है, अब इनके भाई हैं इतने बड़े हस्ती के भाई हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे मैं पहले था वैसे ही लग रहा है। नहीं, ऐसे कोई मुझे तो डिफरेंस नहीं लग नहीं। रहा है। आपका अब देखिए आपकी और मेरी सीरत अब बदल रही है बात। आपकी और मेरी पर्सनैलिटी डिफरेंट है ना। नहीं, अब इनका जलवा बहुत अलग हो चुका है। मैं आपको बता दूं अनुज भाई, क्या सोच रहे हैं अब आगे? जलवा फ्यूचर पहले भी था, आगे भी है, अभी भी नहीं, अब प्रोमैक्स हो गया आपका जलवा। अब इस समय इनका जलवा प्रोमैक्स हो गया है। क्या मैं है अगला रोल आदित्य धर की फिल्म में मिलने वाला है। मैं वही बोलने वाला था, बॉलीवुड जाने का इरादा है? बिकॉज़ देश से तो आप बहुत खुश हैं, मैंने पता किया। कहाँ से? देश से आप खुश है, पॉलिटिक्स में जरूरत नहीं है आपकी। भाई बीजेपी ने इतना कमाल का काम कर दिया हर तरफ कि आप पॉलिटिक्स तो नहीं जा रहे हो। नहीं, बॉलीवुड नीड्स यू। पॉलिटिक्स में मेरा जाने का कोई उद्देश्य नहीं है ना, मैं वहाँ पर फिट बैठता हूँ। बॉलीवुड वाली मेरी शक्ल सूरत नहीं है, वहाँ पर भी मैं फिट नहीं बैठता। करो यार, ऐसा मत को, दिल टूट जाएगा।
कितने आपका जवान दिलों की धड़कन हो आप, ऐसी बातें मत करो यार, इनका टूटा बड़ा। ऐसी बातें मत करो। आप जैसी बातें कर रहे हो ना, मेरे को आप ठीक आदमी नहीं लग अरे रहे। ये क्या बात हुई भाई, इतने लोग नहीं, आपके मेरे को सही चाहने बता रहा हूँ। वाले, इतने ये मत कहो। हाँ, जो आप बातें कर रहे हो बॉलीवुड ठीक नहीं लग रहा मुझे कुछ। ऐसी यार, अब क्या भाई हो, कैसी बात करो यार भाई, हाँ, भाई। ये कैसी बातें करते हैं। दिन में भैया, रात में सही। एक बात तो पक्की है कि इनका तो जलवा है ही है, बट ये बताओ सर, ये जो चल रहा है इस समय जंतर मंतर पे, इसमें किसका जलवा हो रहा है यार? ये आप दोनों बताओ भाई, इसमें किसका जलवा हो रहा है? तो सोनम वांगचुक तो यूं लटका हुआ, जब मैंने शक्ल देखी मैं डर गया देख के, कहीं मजाक में कुछ हादसा ना हो जाए वहां पर। ये अब मजाक रहे नहीं क्या? देखो वो डिजी मीडिया वाले का याद आ गया यार मेरे को फिर से। गजब आदमी है भाई वो, दोस्त है उनका वो, जो भी है वो। बोलता यार कह रहा आप यही सुनना चाहते हो यही सुनना चाहते हो ना कि मर जाए। डिजी मीडिया खबर आ डिजी मीडिया वाले ने चलाया, सोनम वांगचुक नहीं रहे, हमारे देश की एक उभरती हुई प्रतिभा खत्म हो गई। फिर 15 सेकंड चुप रहा, उसके बाद उसने कहा क्या यही सुनना चाहते हो आप लोग? अब अगर दोस्त ऐसे हों तो ये बताओ आप, मुझे दुश्मन की जरूरत है किसी को? भाई क्या है, देखो ये जो इन्होंने पूरा चलाया है, इसमें लोग तो आए नहीं। कितने लोग बैठते हैं आपको भी पता है। विजेता दहिया बेचारा डांस कर करके अरे यार, वो तो उसके घुंघरू ना जब तक टूट जाए तब तक नाच। तो मैं कह रहा हूँ उसने पूरा, डांस इज अ वे ऑफ लाइफ, क्या दिक्कत है? उसने ठीक बुरा मान गया है, अब वो ठीक है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, आपके डांस, नाचना आए भी तो सही। आपका जो ये बात सही, डांस करने का तरीका है वो एक अश्लील तरीका, अश्लील है लौंडा। एक वो अच्छा, मीम। सोनम वांगचुक पीछे बैठा हुआ कह रहा यार ये मुझे लटका गए और ये लोग नाच रहे, ठूस ठूस के खा रहे। वो दीप के जो हर 5 मिनट में एक ब्रेड पकौड़ा खाता है। हाँ, बहुत लोग वहाँ खाने के लिए जा रहे हैं, आपको पता है? हाँ, तो यार वो तो है ही ना भाई, आपको फ्री में कहीं पर अगर भंडारा लग रहा है तो लोग जाते हैं उसमें। जुनैद भाई की दीवानी। इवन मैं आपको बताता हूँ कि जो वहाँ पर, अच्छा जुनैद तो अभी बांट रहा है ना, वो जो राजमा चावल बांट रहा वही है ना जुनैद। हाँ, जुनैद जो बिरयानी बांट रहा भाई। जो अन्ना वाला हुआ था, अन्ना वाले में भी छोले पूरी बट रहे थे। आप गए थे क्या? हाँ, गया था। अरे वाह, खाया नहीं था, वो एक अलग बात है, पर दिख तो रहा था भाई क्या चल रहा है। अन्ना वाले में मैं गया था, तो वहाँ पे छोले पूरे बट रहे थे। हम तो भरे बैठे थे, हमने तो नहीं खाया। ऊपर से हमने कहा यार ये आदमी तो भूखा बैठा है, हम यहाँ पे छोले पूरी ठूस ले। लेकिन वहाँ पे लाइन लगा के कर रहे थे। एंड आई थिंक आरएसएस के वॉलंटियर्स थे वहाँ पर इस काम के लिए। आरएसएस के ड्रेस में नहीं थे, पर एक आध लोगों से मेरी बात हुई थी। तो आरएसएस मेड इट बिग थिंग, और वहाँ पे खाना बट रहा था और लोग खाने पीने जा रहे थे। पर एटलीस्ट वहाँ पर कुछ भीड़ थी, जो कि कैमरा एंगल से एम्पलीफाई की गई थी। कुछ भीड़ थी वहां पर, भीड़ ही नहीं है। नहीं, यार पर इतनी भी एक नहीं बात थी। बताओ आप लोग, यार देखो वही बात है ना, आप लोग क्रेडिट नहीं देते हो इन लोगों को। किसको दें? मैं बता रहा हूँ आपको, भीड़ की देखिए, एक का अगर व्यक्तित्व 100 के बराबर हो तो फिर क्या जरूरत है भीड़ की? स्वरा भास्कर है वहां पर। सही बात है भाई। भाई स्वरा भास्कर एंटर कर गई आज वहां पे। अब तो जिस हिसाब की स्वरा भास्कर हो गई है, हाँ, अरे हाँ, तो उस हिसाब से तो वैसे ही कई। हाँ, आज तो एक ने बोल दिया, एक ने बोला शी इज अ बिग बॉलीवुड एक्ट्रेस, फिर एक ने कहा शी इज बिग पे ही रुक गया वो। उसने कहा बॉलीवुड एक्ट्रेस का नहीं पता। तो स्वरा भास्कर, अरुंधति रॉय, ये आपको क्या छोटे लोग लग रहे हैं? सही बात। छोटे तो बड़ी गलत बात है, आप जो इनको अंडरमाइन कर रहे हो। अब वहां पे गाने चल रहे हैं, अब नाम रहेगा अल्लाह का। ओहो यार, नहीं भाई, हम वो तो देखेंगे इनकी रिंगटोन। बाय द वे, अब अनुज भाई की रिंगटोन इज हम देखेंगे। हम देखेंगे, है ना? पता नहीं क्या खुदा देखेंगे। के काबे में क्या सब बुत उठाए जाएंगे। लोग कह रहे हिंदू गा रहे हैं वहां पे मजे से, हम देखेंगे। और जावेद अख्तर भाई, जावेद अख्तर का एक पुराना वीडियो दिखा मुझे सीए के दौरान। वो कहते हैं अरे इसमें बुत जो है वो तो डिक्टेटर्स को कहा जाता है। हाँ, जावेद अख्तर ने कहा, हाँ, कि बुत से मतलब तो डिक्टेटर है। तो एक ने उससे पूछा कि अर्ज़े खुदा के काबे से, कहता अरे काबा वो वाला काबा थोड़ी है। हाँ, ये देख लो, काबा तो पूरी दुनिया को काबा बना दिया। आप सांकेतिक वे में कुछ भी बोलते जाओ, कुछ भी आप साला रियल लाइफ से एग्जांपल लेके आप कह रहे हो कि हम सांकेतिक वे में बोल रहे हैं। मतलब आप बेसिकली जो काबा के अंदर हुआ, काबा के अंदर से जो पहले लोग जिन चीजों को पूछते थे, हाँ, उनके मूर्ति भंजन को एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे हो उस गाने के थ्रू। और आप कह रहे हो कि वही सेम अब हम दूसरी तरीके से कर देंगे, उसको जस्टिफाई कर रहे हो। यार चक्कर क्या है ना, अभी तक जो हमने कविताएं या गाने या लिरिक्स हमने देखे वो कैसे होते थे, जैसे
गुलजार ने गाना लिखा या गुलजार ने साड़ी को लिख दिया जरी, आसमान को कहा कि आसमान जरी वाली साड़ी है ना, उसमें तारे हैं, टिमटिमा रहे हैं, वो जरी वाली साड़ी लग रहा है। या फिर ओस में घोली मिंट की गोली, मेरी खुशबू बीबा, ये गाना था, गुलजार का गाना था, है ना। तो यहां से आपने किसी उसको बताया कि ये लड़की जो है इतनी, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। तो आपने फिगरेटिव चीजें लेके एक जीते जागते इंसान के लिए कुछ लिखा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है हम डायरेक्ट चीज लिख रहे हैं लेकिन आप इसको फिगरेटिव समझो। उल्टा कैसे होता है भाई? बस नाम रहेगा अल्लाह का, और वो गा रही है ये, वो जो एक मैथ्स की प्रोफेसर है, वो कह रही है अल्लाह इज अल्टीमेट वेदांत, अल्लाह शक्ति है, वेदांत है, अल्लाह वेदांत है, और फिर कहती है अल्लाह शक्ति है। मैंने कहा भाई कहाँ डूबे कहाँ मरे हम लोग जाके। बस नाम रहेगा अल्लाह का मतलब है बेसिकली द जजमेंट डे विल कम, कयामत का दिन आएगा, उस दिन नाम रहेगा, यही तो है ना। कयामत के दिन का मतलब है कि अल्लाह का नाम रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा, सबका जजमेंट होगा उस दिन। और उस दिन अरे आगे बकायदा लिखा है, अगर पूरा हम देखेंगे, पढ़े हम लोग, उसमें लिखा है कैसे सब खत्म होगा। हाँ, तो इसको राष्ट्रगीत बना देना चाहिए, लोग बहुत मेरे खुश हो ख्याल जाएंगे। से तो इसको राष्ट्रगीत बना देना चाहिए। क्या काफिरों का हम लोग झेले हैं ना, वंदे मातरम वगैरह साइड करते हैं, इसको बनाइए। ये सेक्युलर है थोड़ा, एक सेक्युलर संगीत क्योंकि इसमें अल्लाह का नाम आ रहा है भाई, है ना। ईश्वर का नाम भी हटा दिया गया तो फिर ज्यादा सेक्युलर हो जाता है। फिर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कम सेक्युलर था, इसमें सिर्फ अल्लाह का नाम आ रहा है तो ये ज्यादा सेक्युलर है भाई। वंदे मातरम में इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो माता की वंदना कर रहे हो, है ना। यहाँ पे आप अल्लाह को उस तरीके से कह रहे हो बस अल्लाह रहेगा। अच्छा, अल्लाह क्या है? ये सेक्युलर है। अल्लाह क्या है? बुत तो डिक्टेटर है, बुद्ध डिक्टेटर। अल्लाह क्या है? अल्लाह है, हाजिर भी है और नाजिर भी है। ओहो, ये आप यार आप तो बिल्कुल मतलब गुलजार, मतलब हाजिर नाजिर और ऐसे ऐसे शब्द ये भी इस गाने में ही है क्या? हाजिर नाजिर। भाई आपने गाना ही नहीं सुना, यही तो आपकी प्रॉब्लम है, तभी आप सेक्युलरिज्म से वंचित हो। आप ऐसे ही थोड़ी सेक्युलरिज्म से वंचित हुए हो, जब ये गाने नहीं सुनोगे आप तो फिर यही है। नहीं, मैंने सुना है पर इसको अक्षरक्ष में स्मरण, ये स्मृति में नहीं है ये मेरी अक्षरक्ष बिल्कुल। इसको वेदांत से कैसे जोड़ दिया, ये नहीं समझ आ रहा। वेदांत में तो भाई, अब अद्वैत वेदांत तो होता है भाई, क्रिएटर एंड द क्रिएशन आर द सेम। अल्लाह तो बिल्कुल यूं बैठे हुए हैं, जज कर रहे हैं। ना वो क्रिएटर है ना वो क्रिएटर तो है पर क्रिएशन तो नहीं है। अलग तो नहीं, अलग है साफ साफ ना। अंड पिंड ब्रह्मांड जो तीनों है, जो एक एटम में है वही पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, वही पूरे यूनिवर्स के अंदर है। ये बेसिकली चल रहा है ये पूरा। अरे भाई अब ये इतनी समझ होती तो हमारे अंदर हम भी कुछ। एटम इज ब्रह्मा विष्णु महेश। अब वही बात है, ये बकचोदी है एक नंबर की। थ्रिल राइड है, कुछ भी बोल दो लोग वाह ताली बजाएंगे, अरे वाह क्या बात कही, पोएट्री वे में बोले, पोएटिक वे में बोल दे तो कुछ भी बकचोदी चल जाती है इस देश के अंदर। वो तो है। थोड़ी तो अनुपम खेर की भी चल रही है आजकल। अनुपम खेर से पूछा कि राम मंदिर में पहली वाली बात तो ठीक थी कि भाई अगर चोरी घर में हो जाए तो घर का दोष, घर को थोड़ी ऐसे आप रूठ जाते हो, तो बात सही थी। फिर उससे पूछा कि राम मंदिर में चोरी हुई, चोरी ये नहीं थी, चोरी वो थी जो मुगलों ने करी थी। हाँ, फिर कहा भाई मान लिया, इस पर टॉपिक पे तो रहो। वही बात है ना। चोरी देखो, चोरी वो भी थी, चोरी ये भी है, दोनों को चोरी बोलो, बात खत्म करो। इसमें क्या मतलब डिफेंड क्यों करना है हर एक चीज को? अब इसमें हर्टफुल ज्यादा ये है कि इसमें कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो, अब ये कह लीजिए ना, जो आपने खुद ने कितना 2021 में बनाया ना मंदिर, 2021 जो ओपन हुआ 2022 में हुआ है शायद, वो है ना, जो प्राण प्रतिष्ठा वगैरह का कार्यक्रम था वो 2022 में हुआ था। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा तो 24 में हुई है। 24 में हुई है। हाँ। तो 2 साल हुए यार। 2 साल के अंदर अंदर आपके पास इस टाइप का एक मुद्दा आ जाए जिसमें बताया जा रहा है कि भाई चंदा चोरी किया जा रहा है। 2 साल आप मंदिर नहीं संभाल पाए तो भाई ये ज्यादा हर्टफुल चीज हो जाती है। मुगलों ने जो किया उनका तो सालों का काम था, उन सुअरों का। तो यहाँ पर ये चीज ज्यादा दिक्कत वाली है कि अपने लोग शामिल हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि आप पिछले 10-11 सालों से एक मुद्दा चला रहे हो, फ्री टेम्पल मूवमेंट। ओह यस, एग्जैक्टली। जब आप फ्री टेम्पल मूवमेंट बोलते हो तब आप ये कहते हो कि सरकार का हस्तक्षेप हमें अपने मंदिरों में नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। फिर आप कहते हो कि हम अपने मंदिरों को स्वतः चलाएंगे, भक्त चलाएंगे, ट्रस्ट चलाएंगे, लेकिन सरकार नहीं चाहिए।
फिर आपका एक ट्रस्ट बनता है, एक मंदिर उस ट्रस्ट को मिलता है, वो ट्रस्ट उस मंदिर में घपला कर देता है, उसके बाद आपकी क्या हैसियत रह जाती है ये बोलने की फ्री आर टेम्पल्स? बिल्कुल वही बात आपने जो बोली, जो मैं सब जगह कह रहा था कि दिस हैज रियली हर्ट द फ्री हिंदू टेम्पल्स मूवमेंट जो था पूरा, उसकी लगा दी। इस एक मुंह नहीं रह गया अब ये कहने का कि फिर वही कहेंगे भाई कर लो ये। अब लोग कह रहे हैं अरे सरकार को ले लेना चाहिए था इसको। नहीं अब इसमें क्या हुआ? नहीं, हाँ देखो उसमें भी क्या है कि अब जो सरकार का भी इसमें वो आ जाता है पॉइंट, जब आप बाकी ट्रस्ट को देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल वैष्णो देवी माता ट्रस्ट या फिर तिरुपति माता ट्रस्ट, तिरुपति का जो ट्रस्ट है वो, इनको आप देखोगे तो ये सरकार के वॉच में आते हैं। इन पे आप RTI डाल के इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि मैंने पैसा दिया था या फिर ये जो इतना पैसा आया इसका क्या कर रहे हो तुम लोग। राम मंदिर तीर्थ भूमि ट्रस्ट जो था उसके अंदर आप RTI नहीं डाल सकते हो। तो ये डिफरेंस क्यों किया गया मुझे समझ में नहीं आया। जब बाकी ट्रस्ट के अंदर आप RTI डाल सकते हो और वो ठीक से काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों किया? RTI डालने का हक होना चाहिए ना अगर ट्रस्ट बनाया गया है तो। पॉइंट फर्स्ट, पैसा पब्लिक पूछ ही नहीं सकती कि कहाँ गया है। एक एरोगेंस आ गई थी। ये जो चौपट राय हैं, चंपत राय मैंने बोलना उनको बंद कर दिया, चौपट राय ही है ये। इतनी एरोगेंस बातचीत में जो लोग बताते हैं, पत्रकार भी कहीं जब जाए कि अरे हमें बताओगे, हमने ऐसा संघर्ष किया, तुम हमें बताओगे धर्म के बारे में। ये जो एरोगेंस आई है ये ले डूबी इस चीज को पूरी तरह से, और ये हो तो रहा ही था बहुत टाइम से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसको रातों रात पता जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी ना, तो उस टाइम पे एक इंजीनियर था, उस इंजीनियर ने कंप्लेंट करी थी। उस इंजीनियर को कोई बिल दिखा, एल्युमिनियम खरीद रहे थे, एल्युमिनियम का बिल जो था वो इन्फ्लेटेड था 1.5 गुना। अब उसने पूछा कि यार ये आया तो इतने का है, 1.5 गुना क्यों बढ़ा रखा है? तो जिस बंदे से उसने पूछा, कंस्ट्रक्टर से, उसने कहा कि भाई 40% तो मिश्रा जी को भी जाता है। वाह। तो 40% मिश्रा जी को देना है तो दाम इसमें बढ़ा के लगाएंगे तभी तो उनको दे पाएंगे, अदरवाइज कैसे दे पाएंगे? तो अच्छा, फिर इस इंजीनियर ने आगे कंप्लेंट की अथॉरिटी को। अथॉरिटी कौन थी वो हम सबको समझ में आ रहा है, नाम एक्सप्लिसिटली हम नहीं ले सकते, है ना, समझ ही सकते हैं कौन है। तो अथॉरिटी बोला गया, आगे अथॉरिटी को बताया गया। अब अथॉरिटी ने क्या किया, इस पे एक्शन लिया कि यार ये तो बड़ा स्कैम हो रहा है, एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। एक्शन पता है क्या था? इंजीनियर को हटा दिया, इंजीनियर को निकाल दिया, तुम निकलो बेटा, ये एक्शन था। और ऐसे ना और ये कंस्ट्रक्शन के टाइम पे चल रहा है। अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ना कि अयोध्या कैसे हार गए। राम मंदिर बनाने के बाद अयोध्या कैसे हार गए। यार देखो मेरे को ऐसा तो लोगों को ये दिख रहा था कि यहाँ पे स्कैम चल रहा है। यार थोड़ा सा मेरे को डाउट है इस चीज पे। नहीं मेरे को थोड़ा सा डाउट है इस चीज पे। पंडे जो थे वो बहुत इस चीज वो ऐसा नहीं था कि मास मूवमेंट कोई नहीं था वो यार। वहाँ तो देखो कई रीजंस थे, थोड़े बहुत होंगे, अखबार में छप रही थी ये सब चीजें। कैंडिडेट ही बेवकूफी भरा था वो तो। खैर हाँ, वो एक प्रॉपर जो रीजन है ना उसका वो अलग है। मुझे नहीं लगता कि अयोध्या इस वजह से हारे हैं ये। बट अब क्या है कि पॉइंट ये है कि इवन मैं यहाँ तक कहूँगा कि अब ये जो मुद्दा लोगों के बीच में आ भी गया है, उसके बावजूद भी अयोध्या के लोग ये कहेंगे भाई ये मंदिर तो इन्होंने बनवाया है, या फिर पूरे भारत के लोग एंड में यही कह देंगे ये मंदिर तो इन्होंने बनवाया है। चाहे अब चंदा चोरी हुआ भी नहीं भी हुआ, पहले वाले तो साले खाते भी थे, मंदिर भी नहीं बनवाते, इन्होंने मंदिर तो बनवा दिया कम से कम। तो चुनाव जहाँ तक हारने की बात है, मुझे नहीं लगता कि इस वजह से चुनाव हारे थे, या आगे भी इस वजह से इसका कोई इम्पैक्ट चुनाव पे पड़ेगा। आई डोंट थिंक कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। देखिए एक बात कही जाती है ना कि मौके का वेट करो और उसके लिए तैयार रहो। उसका ठीक एंटीथीसिस है अखिलेश यादव। जब ये उनको लगा ये मौका आया, बैकफायर ऐसा किया, लोगों ने पुराने वीडियो निकाल के कहा अबे यार ये तो हमें पता ही नहीं था, ये भी करके बैठा हुआ है, इसका बाप ये भी करके बैठा हुआ है। मतलब बिल्कुल ही उल्टा असर हुआ है इस पूरी चीज का। हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने की इनकी पूरी वो थी, सीढ़ियों पे तो पढ़वा ही दी। फिर राम गोपाल यादव के हनुमानगढ़ी का तो पूरा वो इतिहास है ना इस मुद्दे के ऊपर। 2003 का जो एपिसोड था, नहीं देयर इज अ, वो तो बहुत पहले का इतिहास है। तो वहीं से जोड़ के करा होगा इन सालों ने। हाँ। ये पुराने इतिहास से जो जोड़ा जाता है ना चीजों के, अरे हमारा था ये, तो वहाँ बैठे किसी ने बोल दिया होगा, पीर फकीर मौलाना ने, अरे तो हमारा था भाई, अब वो सरकार मुद्दे की है अब तुम्हारे, तो उन्होंने पढ़वा दी वहाँ पे नमाज। यही होता है ना। और मुलायम सिंह के तुम हिंदू मुस्लिम को लड़ाओगे, हम राम कृष्णा को लड़ा देंगे। मतलब क्या क्या स्टेटमेंट्स आई हैं, तो लोगों में और फर्दर बिलीफ आ गया कि भाई इनको तो पक्का ही नहीं लाएंगे। मतलब राम मंदिर का इशू
राम जी के इशू पे अखिलेश यादव तो ना ही बोले तो बेहतर है भाई, क्या बोलेगा वो? राइट। उनको जो नमाजवादी कहा जाता है, आई थिंक उस इमेज से बाहर निकलते तो हुए ऐसे नहीं नहीं दिख रहे। भैया, ऐसा था, एक मैं आपको बताता हूँ, मुख्तार अंसारी था ना। बिल्कुल। मुख्तार अंसारी एक बार एक बीजेपी के लीडर थे, कृष्णानंद राय, उनको उस बंदे ने मुख्तार अंसारी के भाई को चुनाव हरा दिया। तो मुख्तार अंसारी ने भाई उसको ईगो पे ले लिया कि साला मेरे एरिया में मेरे को ही चुनाव हरा दिया तूने। उस बंदे ने कृष्णानंद राय को मारने के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहा था वो बंदा। उसमें 200 जीवित कारतूस थे और उसमें एक AK-47 थी, ऑटोमेटिक मशीन गन, जो कि बैंड थी। ये अरेंज कर रहा था क्योंकि वो नॉर्मल गाड़ी से चलता नहीं था कृष्णानंद राय, वो तो भाई MLA बन गया था अब। तो उसमें गाड़ी जो थी बुलेट प्रूफ थी उसके पास उस टाइम। अब इस बंदे ने क्या किया है कि उसको मारने के लिए ये चीज़ें अरेंज कर रहा था। वो कॉल एक DSP ने ट्रेस कर ली और इस बंदे के ऊपर पोटा लगा दिया था। अच्छा, मुख्तार के ऊपर। मुख्तार के ऊपर पोटा से कोई नहीं बच सकता, अगर लग गया तो एक बार। मुलायम सिंह यादव ने इसको तब भी बचा लिया था क्योंकि ये बेसिकली एक मुसलमान क्षेत्र के अंदर, पूरे पूर्वांचल के अंदर पैठ रखता था, वोट बना के रखता था अपने, और मुलायम के लिए वोट बहुत जरूरी थे। पोटा जैसी कानून की धाराएं हटवा दी थी, DSP सस्पेंड कर दिया था। मुलायम ने कितने कारनामे किए हुए हैं, और फिर भी पद्म भूषण है भाई। वही बता रहे यार। तो भाई बीजेपी का एक प्रवक्ता बोलता है मुलायम ने ये किया था, मुलायम ने ये किया था, कार सेवकों पे गोली चलाई थी, 16 मार दिए थे, 30 मार दिया। मैंने कहा तभी तो आपने उसको अंत में पद्म विभूषण दिया। वो चुप हो गया। मेरे साथ बैठी हुई कमाल थी है एक दीदी का, पता नहीं बीजेपी की थी वो, क्या गेरा है ना, क्या नाम है, गेरा है उनके पीछे कुछ लगता है। वो वहाँ पर एक पता नहीं किसी मंच पे थे, हम दोनों साथ में, उसमें बैठी बैठी मुलायम पर ये सारी चीज़ें बोल रही थी कि मैंने कहा यार मुलायम को फिर वो देना ही क्यों था? तो कह रही नहीं उन्होंने कुछ जो बढ़िया काम थे उनके लिए दिया है। ये तो वो वाली बात हो गई ना, वो जो हिडमा वाली बात चल रही है। अब यार हिडमा ने यार जंगल बचाए हैं, तो क्या वो नक्सली था? 76 CRPF जवान मार दिए थे। हाफिज सईद जो है वो पाकिस्तान के अंदर एम्बुलेंस सर्विस चलाता है, बताओ, है ना? तो दे दो उसे भी। अब ये आपका सतलुज वाला बंदा है, क्या नाम है इसका, खालरा, जसवंत सिंह खालरा, इसने भी 50 अच्छे काम किए हैं। आपने उसी के ऊपर तो वीडियो बना दी, मूवी बना दी है तो वीडियो ही, पर मतलब आपने उसका प्रोपेगेंडा ही बनाया ना, वन साइडेड ही है ना, एक तरफ का दिखाया, जो उसके खालिस्तानी काम थे वो तो नहीं दिखाए। तो वही सब चीज़, ये दोनों नैरेटिव जो इधर आए, जो कि मेंट थे कि बीजेपी या लेफ्ट विंग मैं कहूं या कौन से नैरेटिव को पुश करेंगे, बीजेपी के एंटी जाएंगे, वो एक्चुअली बैकफायर कर गए। एक राम मंदिर वाला जो चोरी हुई, लोगों को लगा कि अब ये जब तूल पकड़ेगा इससे यूपी में नुकसान होगा योगी का। ऐसा हुआ नहीं है, पर मतलब योगी नहीं वो नहीं होगा, नहीं होगा, है वो ना? नहीं होगा, वो नहीं होगा। सेम चीज सतलज में हुई। सतलज में लग रहा था कि एक साइड का नैरेटिव चलेगा, लगेगा पंजाब पुलिस को विलन दिखा ले जाएंगे, बहुत बुरा हुआ। उल्टा लोगों ने हिस्ट्री में डिग करके, आज सोशल मीडिया का कमाल ये है, निकाला भाई खालरा क्या कह रहा था, भाई हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ था, किस तरह का पंजाब पुलिस का नरसंहार हो रहा था उस समय। 1400 पंजाब पुलिस वाले तो रिकॉर्डेड जो मारे गए, 1800 उल्टा हो गया। 1800 टोटल सिक्योरिटी पर्सनल, 1400 प्लस फ्रॉम पंजाब पुलिस। तो ये एक बड़ी विचित्र चीज हुई, मतलब ये एक फिनोमेना है। इसका पंजाब के कॉमन मासेस के अंदर कितना इम्पैक्ट है वो मैं नहीं जानता। ये विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज सोशल मीडिया पे सारी चीजें दिख रही हैं, बट सोशल मीडिया क्या पंजाब के मासेस जो गांवों के अंदर बैठे हैं और जो इस फिल्म की स्क्रीनिंग करवाते हुए देख रहे हैं उस चीज को, बड़े भाई अकाली दल क्या कर रहा है आज की डेट में? गुरुद्वारों के अंदर स्क्रीनिंग चल रही है, कहीं पे साला कोई अंडरग्राउंड जगह है, वहां पर उन्होंने साला वो बुला के लगा दिया है बड़ा बड़ा सा स्क्रीन, और वहां पर गांव के लोग आकर बैठकर देख रहे हैं, औरतें मर्द सब देख रहे हैं। तो एक मैसेजिंग जो आम मासेस के पास जा रही है, क्या वो गलत जा रही है, सही जा रही है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पंजाब बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है पंजाब इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस एंड बीजेपी जो ये दुम बन के चली है ना अकाली दल की, दैट वाज अ डिजास्टर। सबसे पहली बात तो मतलब अब तो खत्म है ना वो, अब तो खत्म है, बट बीजेपी खड़ी ही नहीं हो पाई यार वहां पे। बट द पॉइंट इज दैट अकालीज के पास ना एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वोट बैंक है
जो कि करीब करीब 20% के आसपास है। 20% से सरकार नहीं बना सकते आप। अब 28% से बना सकते हो सरकार। अब अगर आप वहां पर जो एक्स्ट्रा वोट्स हैं जो कि इनको इस बार मिलने वाले हैं, क्योंकि जो पैगवंत मान है पैगवंत, उसका उससे तो यार देखो, अब उसने अभी ये जो पूरा बीएसपी वाला वो मामला चला है, ठीक है, ये भी आप देख लीजिए, ये भी सही से तो नहीं जाएगा। अकालियों की सरकार बीएसपी के मामले पे गिर गई थी। फिर वो जो अकाली के बादल का लड़का है, प्रकाश सिंह बादल का क्या नाम है उसका, मनप्रीत बादल है क्या नाम है ना, जो भी तो जो वो जो है बीएसपी के मामले में ही वहाँ पे गया था, ये गोल्डन टेम्पल में गया था, वहाँ पर उसने प्रायश्चित किया है, वहीं पर उसके ऊपर गोली भी चली थी। फिर ये सारी चीज़ें ऐसे हवा में तो होती नहीं है। सैक्रिलेज, आपने आपके ऊपर सैक्रिलेज का इल्ज़ाम लगा दिया है, बेअदबी का इल्ज़ाम लगा दिया है, उसकी वजह से आपकी सरकार गिर गई है, और उसके बाद आप गोल्डन टेम्पल में जाकर प्रायश्चित कर रहे हो। अब यहाँ पर जो दूसरा बंदा है, यानी कि जिसकी सरकार है इस टाइम, उसके ऊपर बेअदबी का एक तरीके से इल्ज़ाम लग गया है, ठीक है, तो ये पूरा एक रेवेंज आर्क सा बनता जा रहा है, और ये अब सरकार में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कम से कम 20% जो इनका इंटैक्ट वोट शेयर है, उसके अलावा ये कम से कम हो सकता है 5 से 7-8% तो इन्हीं मुद्दों पे खींच जाएंगे। और इसके बाद का जो लास्ट में पुश मिलता है ना, जो लास्ट के 10-15 दिन का इलेक्शन होता है, उसमें जो पुश मिलता है कि भाई किसको दें किसको देंगे, जो डिसाइड नहीं कर पा रहा होता वोटर, वो फिर जब दिख रहा होगा ना कि लोग अकाली को वोट देने वाले हैं, वो साले यूं कर देंगे। अकाली बहुत, मुझे पर्सनली लगता है कि स्ट्रांग पोजीशन में है, और बीजेपी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। मुझे इसमें मेरे को जो पूरा पंजाब के सिनेरियो अगर अभी हम देखें तो इसमें एक दो चीज़ें हमें और देखनी पड़ेंगी। पंजाब में कई सारे फ्रंट्स खुले हुए हैं। अकालियों का एक है, कांग्रेस का एक है, आम आदमी पार्टी का एक फ्रंट है, भाजपा का और अमरिंदर सिंह का एक फ्रंट है, और एक आधा फ्रंट और कोई भी होगा, तो 4-5 फ्रंट वहाँ पे खुले हुए हैं। ये मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, जो पंजाब का हिंदू है, दे आर मोस्टली विद कांग्रेस। हाँ, तो पंजाब में जो हिंदू की पॉपुलेशन है वो दलित प्लस सारे मिला के वो 42% के आसपास है। हाँ, जिसमें से 23-24% दलित है। ऐसे ही आई थिंक 57% आर सिख। हाँ, वही तो हो गया उसके हिसाब से आप नहीं, पर सारा फिर हिंदू ही थोड़ी होगा चलो ऑलमोस्ट। खैर आप पॉइंट 22-23% जो है वो दलित है, और बाकी का सवर्ण है। मेरे ख्याल 42% के आसपास वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है। अब जो हिंदू पॉपुलेशन है, अगर आप बीजेपी मतलब ये खालरा वाले मुद्दे से या किसी और मुद्दे से उस पॉपुलेशन को अपने पास ले आ, मतलब मेरे ख्याल इनके पिछली बार 18% थे, भाजपा के 18% थे, और 18% जो पहले 2-3% पे भाजपा अटकती थी, वो 18% पे पहुंच गई, जो कि एक अच्छा खासा तगड़ा नंबर था। ठीक है, 18% पे भाजपा, 20% पे अकाली, फिर कांग्रेस की भी अपनी इतनी ही है, उसके पास भी 15-16% के करीब वोट शेयर है। फिर आपका जो ये है कांग्रेस के पास थोड़ी सी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द हिंदू जो है ना, वो मैं वही तेरे को कह रहा हूँ कि वो जो हिंदू पॉपुलेशन, जो उसको हिंदू वोटर है उसका, कांग्रेस का, वो छिटक के अगर भाजपा की तरफ आता है तो कांग्रेस की ऑलमोस्ट गोल केस बन जाएगा। और जो आम आदमी पार्टी का के पास भी अच्छा खासा हिंदू है आज की डेट में, सिख ने भी दिया, हिंदू ने भी दिया, वो भी वहां से छिटकता है और इस साइड आता है। हाँ। सिख पॉपुलेशन मेरे को लगता है कि वहां पे अकालियों के पास जाएगी, बीजेपी के पास ये आएंगे, और अमरिंदर सिंह का सपोर्ट इधर से रहेगा। हाँ, तो ये एक बहुत ही है ना, कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान है इस पूरे सिनेरियो में। इस पूरे सिनेरियो में कांग्रेस सबसे ज्यादा नुकसान में रहेगी। कांग्रेस का छिटकेगा, और ये जो अभी 5 फ्रंट्स खुले हुए हैं, वो 5 फ्रंट्स की जगह बीजेपी को फायदा मिल सकता है। 2 फ्रंट वॉर बनेगी विद अमरिंदर सिंह एंड बीजेपी। इनको अच्छा खासा गेन मैं देख रहा हूं। मेरे को लग रहा है कि इस बार भाजपा कहीं 25-27-28% के आसपास अगर आगे तो सरकार बन जाएगी विद अमरिंदर, यहाँ पे इसके आसपास रहेगी। 24% से 28% के बीच में मैं ये देख रहा हूँ, और सिमिलर गेन में इसमें देख रहा हूँ, अकालियों का देख रहा हूँ। तो ये
टफ फाइट इन दोनों के बीच में रहेगी। बाकी और फ्रंट्स को, आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और कांग्रेस को भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कांग्रेस के पास देखो क्या है ना, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने में एक्सपर्ट लोग हैं ये। हाँ, कुल्हाड़ी देख के पैर मारते, फुटबॉल खेलते हैं कुल्हाड़ी से। अरे फुटबॉल का आपने नाम लिया, आज मैंने अपने वीडियो में बोला कि अगर गोल पोस्ट सामने है, गोल कीपर भी नहीं है, ये बॉल फिर भी साले स्टैंड पे मारते हैं। भाई ये साले टैलेंट कांग्रेसी का है। आप साले अमरिंदर सिंह जैसे लीडर को कैसे लूज कर सकते हो यार? आपको पंजाब जिता के दिया, आपके पास मुश्किल से 1-2 स्टेट्स थे, आपको पंजाब जिता के दिया, आपने कहा अबे हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हट साले हम जीतेंगे। जस्ट बिकॉज उसका जो ईगो मैच है वो राहुल गांधी के साथ नहीं हो रहा है ना। ही सेड कि राहुल गांधी यहाँ पर स्टेट में नहीं आएगा। राहुल गांधी ने कहा कि तू पार्टी में नहीं रहेगा। या आप लोग देखो, राहुल गांधी को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो। राहुल गांधी का स्टैचर, जब हम लोग लास्ट टाइम मिले और जब हम आज मिल रहे हैं, आप राहुल गांधी से मिले हो? नहीं, हम लोग जब मिले हैं, वो यार उसमें राहुल गांधी का स्टैचर बढ़ा है कि घटा है? आप मुझे ये बताओ। बताओ। राहुल गांधी के बारे में आज की डेट में सुप्रिया श्रीनेत को छोड़ के और कोई बात नहीं करता है। ये आप लोग की गलतफहमी है। सुप्रीम लीडर है ऑपोजिशन का। इवन हम लोगों ने भी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, राहुल गांधी पे वीडियोस बनाने छोड़ दिए हैं। लोगों ने ही वीडियो बनाने, लोग देखते ही नहीं है। क्या बात करो, जननायक राहुल गांधी को आप लोग अंडर एस्टिमेट। आज आप, अच्छा आप लोगों ने वो देखा था, वो जो रीयूनियन, कॉलेज रीयूनियन था इनका, इंडिया अलायंस का कॉलेज रीयूनियन ही है ना वो, जिसमें सब आ गए थे साथ में। तो जनरली जो कॉलेज रीयूनियन होता है उसमें बात होती है ना, भाई हम यहाँ पहुंच गए, तुम कहाँ पर हो, तुम यहाँ नौकरी कर रहे हो, तुम लाइफ में यहाँ तक पहुंच गए। वहां सिर्फ राहुल खुश था। मुझे तो बस मैं सब गायब हो गए वहां से। नीतीश बाबू गायब, वो तो पहले ही हो गए थे गायब 6 महीने बनने। बिफोर और आफ्टर की फोटोज देख लेना आप। राघव चड्डा पीछे खड़ा था, वो चला गया। अच्छा, जितने लोग थे तब सब मुख्यमंत्री वगैरह थे। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, खत्म। अब नहीं है। केजरीवाल मुख्यमंत्री था, अब खत्म। नहीं है। ये डीएमके वाला जो है स्टालिन मुख्यमंत्री था, खत्म हो गया। राहुल वहीं खड़ा है। वो वहीं खड़ा रहेगा। वो नहीं, देखो ये बीजेपी के लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्या बंदा है, मतलब मैं भी चाहता हूँ मेरा ओपोनेंट कोई ऐसा है हो। ये असली हमजा है ये, और किंग ऑफ लियारी बन गया ये। भाई मेरे को तो मजा तब आया जब राहुल गांधी का जन्मदिन था और तो उस दिन तो सबने सेलिब्रेट किया। सुप्रिया श्रीनेत ने AI जनरेटेड वीडियो, वो फोटो डाला उसका, केक काटते हुए का, अपना उसके बगल में खड़े होने का। तो ये AI जनरेटेड वीडियो बनाया बहन ने, फोटो बनाया, केक काट रहा है, केक पूरा साबुत खड़ा है, ठीक है, उसमें कोई मोमबत्ती नहीं है, राहुल गांधी बुझा रहा है। क्या बुझा रहा है? क्या बुझा रहा है? केक बुझा रहा है। करियर बुझ चुका है। क्या बुझ फिर उसमें ना राहुल गांधी के हाथ में चाकू था, चाकू। अभी केक कटा नहीं है, चाकू पे केक लगा हुआ है। फिर उसमें आप लोग बैठ के मजाक ही उड़ाते रहते यार उसका। यार वो 2014 से मजाक उड़वा रहा है उसने। हमने इंटरव्यू दिया था अर्नब को, हम तो अब उड़ा रहे हैं। वो 2014 से अपनी खुद ले रहा भाई। उसने वुमेन एम्पावरमेंट क्या कह दिया? आप लोग तो बिल्कुल वो हो गए यार। वुमेन एम्पावरमेंट उसने 4-5 बार बोल दिया, आप लोगों ने ले ली उसकी पलट करके। राहुल गांधी का जैसे हमारे टाइम पे हम जब छोटे वोटे होते थे 15-16 साल नहीं भाई, क्या होता है ना, देखो जब आपके पापा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके पापा ने ये सब किया था, आपकी मम्मी ने ये सब किया था, और आप वुमेन एम्पावरमेंट आंसर दे रहे हो, ली जाएगी आपकी। वो हर्षा भोगले ने उसमें बोला था ना, देयर वर क्वेश्चंस and there were answers. It's us who has to find the connection. Match the following, हाँ? Match the following. Match the following, आँख पे पट्टी बांध के यूं तलवार चला दो पेंसिल से, जहाँ सारा मैच हो रहा है। वो राहुल गांधी वही कर रहा था उस इंटरव्यू के अंदर। क्या दे रहा कि हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तो हमारे जो Gmail IDs होती थी वो कैसी होती थी? कूल डूड टाइप है ना, कूल डूड। I am dangerous@gmail.com। ये हमने बनाई है भाई। I am dangerous@gmail.com। और ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, I'll admit this on camera कि ये जो मैंने अपने फर्स्ट जॉब के लिए रिज्यूमे भेजा था, उसमें मैंने ये लिख के भेजा, उसने कहा भाई हायर करो इसको। देखो आप इतनी डेंजरस बातें कर रहे हो कि कैमरा गर्म हो गया।
तो फिर क्या हुआ आपका जॉब का हुआ क्या फिर वो नहीं मिली आपको नहीं भाई मिली? क्या देखो क्या होता है वो एज ऐसी होती है बेसिकली। मैं कितने साल का था 22 साल का हूँगा 21 साल का था शायद। हाँ अब उस एज में जैसे इसने कहा कि वो सबको साला कूल बनने का और पता नहीं क्या बीमारी होती है जो भी होती है वो उसमें ही किसी ऑर्कुट चलता था पता नहीं क्या चलता था तब। ऑर्कुट पे मैंने देखा किसी की प्रोफाइल थी आई एम डेंजरस। मैंने कहा साला यही मेरी जीमेल आईडी है। मैंने वो बनाई वो मुझे मिल गई और वही मैंने फिर अब मैंने इतनी मेहनत की नहीं कि भाई दूसरी जीमेल आईडी बनाकर उसको डाल दूँ उस पर क्या कहते हैं। आपको पता था आपके भाई की जीमेल आईडी जो है वो नहीं, imdangerous@gmail.com है? वो ज़्यादा दिन थोड़ी वो तो फर्स्ट रिज्यूमे में गई थी वो रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद मैंने Guts है भाई। गट्स तो आपको पता नहीं है हमारे हमने क्या क्या किया हुआ। तो भाई क्या था ना उस एज में सबके इस तरीके के शौक रहते हैं कुछ ऐसा सा लिखने का। राहुल गांधी का था घुमा के ले ले वो अपना घुमा के ले ले थे भाई साहब। वो आज तक वही कर रहे हैं यार। राहुल गांधी के साथ बड़ी ज्यादती है मेरे हिसाब से। पर एक बात खुद अपने साथ करते हैं। एक बात आप मुझे बताओ ये क्या चल रहा है आजकल जो हो रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है मॉनसून सेशन आ रहा है आजकल जितने यूट्यूब चैनल्स हैं ठीक सबके थंबनेल यही है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पता नहीं भाई अमित शाह ये करने वाले 5 दिनों के अंदर देश के बिल्कुल काया बदलने जा रही है। ये क्या होने जा रहा है बता दो यार। अभी क्या है ना अमित शाह ने एक स्पीच तो दी थी अभी कुछ बड़ा होने वाला है। नहीं अमित शाह ने ऐसा नहीं कहा कुछ बड़ा होने वाला। ये हर सेशन से पहले ऐसा कुछ आ जाता है वैसे। नहीं इस बार कुछ ज्यादा आ रहा है। इस बार क्या होता है ना हर आप YouTube चैनल्स को अगर देखोगे ना आप 4 PM को देख लो 8 PM को देख लो जो भी है इनको देखोगे तो आपको लगेगा इस शुक्रवार को मोदी रिजाइन दे देगा इस शुक्रवार को योगी रिजाइन दे देगा बस अब नहीं रहेगी सरकार। वो दिन में साला 8 बार मोदी की रिजाइन करवाते हैं वो लोग। नहीं पता है वो तो मैंने देख लिया वो तो मैंने देखा हुआ। तो प्रज्ञा मिश्रा को देख लो अब मोदी जी को आ जाएगा हार्ट अटैक अब नहीं बच पाएगी सरकार। अच्छा वैसे एक बात बताऊं ये एक बहुत अच्छी मार्केट है सेंसेशनल फार्मिंग अगेंस्ट मोदी क्योंकि इसका ना एक बहुत बड़ा तबका है। वो तो समझ गया मैं। अब तो प्रो मोदी हो रही ना। अब तो ये प्रो मोदी अमित शाह यूं चल रहे हैं शेरों की तरह। पर उसकी काट यही है ना वो लोग ये कर रहे हैं वो बहुत टाइम से कर रहे हैं। अब जब ये सेंसेशनलिज्म ही चल रहा है यूट्यूब के ऊपर तो इस साइड का तबका ये करने लग गया है। पर इसकी विजिबिलिटी है और इसकी जो व्यूअरशिप है वो इतनी ज्यादा नहीं है। पर वैसे कुछ हो रहा है बड़ा क्या मॉनसून में ऐसे वैसे ही कर रहा है। पता नहीं हो भी जाए तो भाई कुछ नहीं पता ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं लोग। ये जो सब भाजपा में विलय होते चले जा रहे हैं ठीक सब टूट के विलय हो रहे हैं। हाँ पहले कांग्रेस में होते थे नहीं अब तो यार ये तो कमाल चल रहा है। इतना कभी नहीं हुआ भाई इतना कभी नहीं पहुंच गए भाई इतना कभी नहीं हुआ। अखिलेश कह रहा है वो कर जाएंगे भाई इससे हट जाएंगे एब्सेंट हो जाएंगे हमारी चुनाव से हमारे 25 मत ले लेना तुम अपनी और कल उमर अब्दुल्ला ने बोल दिया। उमर अब्दुल्ला कह रहा हमारे वाले भी इनसे टच में है। उद्धव ठाकरे वाले भी आ गए। उद्धव ठाकरे का वैसे ही कुछ नहीं बचा था। मेरे को तो लग रहा है उद्धव ठाकरे का लड़का ही आ जाएगा। नहीं तो यार उसमें वो क्या है ना बाप अपने बेटे का करियर बनाना चाहता है तो बोल दे बेटा तू चला जा मैं संभाल लूंगा शिवसेना तू बीजेपी में। पर अब ये नंबर्स लेके कुछ तो करने ही जा रहे हैं ना भाई। क्या क्या करने जा रहे हैं आपके हिसाब से? लोग बहुत सारी अटकलें लगा रहे हैं। अटकलें तो हर सेशन के पहले लगती हैं इसलिए अब मैं अटकलों के देखो एक और भी चीज है 2029 में है ना चुनाव। ऐसा तो होगा नहीं। देखो ये ऐसा तो है नहीं कि आज तक इन्होंने बड़े काम किए नहीं है किए हैं जो अच्छे बड़े काम है वो किए हैं। अभी पिछले 2 साल में जितनी भी सरकार चली है 24 के बाद उसमें वक्फ वाला एक चीज हम बोल सकते हैं जो थोड़ा सा एक इन्होंने स्टैंड लिया था जिसपे हल्ला भी मचा था। कोई प्रतिरोध उतना हुआ नहीं पर उसका जितना मैं सोच रहा था होगा। ठीक है उस पे इन्होंने एक स्टैंड लिया था वक्फ वाला। इसके अलावा कोई ऐसा चीज हम नहीं कह सकते जो इन्होंने कुछ अलग से की हो। तो आई थिंक अब तो है भाई तो मेथड्स लिए हैं अब इन्होंने। तो आई थिंक वुमेन रिजर्वेशन ये डीलिमिटेशन लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। विमेन रिजर्वेशन वाला ऐसा मुद्दा नहीं है कि उस पे साला हल्ला मच जाए देश के अंदर। वो ठीक है वो स्टैंड ये होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन इस पे मच जाएगा इस पे मच जाएगा। और दूसरा डीलिमिटेशन पे तो मचेगा ही पर डीलिमिटेशन तो होनी है ना। वो तो डीलिमिटेशन तो ये फेयर है ही नहीं ना। ये तो 50-50% बढ़ाने वाली बात है। टेक्निकली तो ये डीलिमिटेशन है ही नहीं। हाँ तो वही और 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा कैसे?
जो 27 में जीत के बैठा है वो क्या 2 साल के बाद उससे कह दिया जाए फिर लड़वा के? नहीं, उसका उस तरीके से तो नहीं करना चाहिए, इस तरीके से होगा भी नहीं वो कभी। आई कभी थिंक भी नहीं हो इस पाएगा तरीके ये से तो। नहीं हो भी जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा। आई थिंक इसका हमने कुछ कवर तो किया था, और इसका पता नहीं, मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा, मैंने इसका आई थिंक आज से 2 साल पहले इसके बारे में बात की थी। मैं ऑनेस्टली मैं कभी और बात करूंगा इस बारे में, कभी और भी बात करेंगे। ये जो है अच्छा मुद्दा है, मैं इसके बारे में बात भी करना चाहता था कभी, पर मेरे को एक्चुअली इसका सॉल्यूशन याद नहीं आ रहा मैंने क्या बताया था इस वीडियो में। हमने करा था बड़े इसके लोग बारे ऐसे में होते हैं बात। ना वो आप अच्छा किसी बड़े आदमी के पास चले ये जाओ। बड़े आदमी की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ उम्र की बात है। ये विटामिन B12 की कमी है। सच्चाई है ये। देखो विटामिन B12 मेरा कम आया है। अच्छा तो हो सकता है, पर जनरली जो आप जो एलीट लोगों के पास जाओ ना वो कहेंगे सम अदर डे सम अदर टाइम। तो इनका मुझे वही ऑरा लगा इस इतनी समय, इंग्लिश मुझे आती है। अदर डे कभी और बात करेंगे, किसी और समय बात करेंगे, तो वही वाला आपका जलवा मुझे नजर आया। एक दिन मैं ऐसे भी बात करूंगा। नहीं देखो, वैसे आप एक बात बताओ गर्वित जी, आपको लगता है, मुझे तो बहुत चेंज इनमें लग रहा है, एक्चुअली बता रहा हूँ मैं, इनके जो एक ऑरा है जनरल वो इस बार अलग ही है। इस बार बता भाई, बता दीजिए आप, या आप क्योंकि 24 घंटे प्रेजेंस में रहते हैं तो यू डोंट फील द डिफरेंस। ये देखो, आप तो 1 घंटे हो साथ, हाँ। मुझे तो साथ ही घर जाना है। मैं तो क्या ही बोलूं, आप ही बोल लो। नहीं अनुज जी, आप अपने को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं आपको सीरियसली बता, मेरी हमेशा से आदत है अंडर एस्टिमेट करना ना अपने आप को। ये हाँ, मत और करो, वो कभी जाएगी ये भी मत नहीं। करो आप, ये मत करो, आगे बढ़ने की सोचो आप। देखो अब ये लोग कितने आगे बढ़ गए, मैं अभी फिर यही करता हूँ, अर्नब गोस्वामी को देता हूँ इंटरव्यू इस बार। अर्नब का पता नहीं क्या होता है, इवन डेज ऑड डेज चल रहे हैं अर्नब के भी, एकदम से लगता है अर्नब तो बदल गया भाई, ये तो क्रांतिकारी वापस आ गया अर्नब। और फिर एकदम से ये बिल्कुल योगी जी और मोदी जी के बगल में आ जाता है समिट पे, कहता है योगी इसे जी, बोलते हैं एकदम चुप हो जाता है। मंकी बैलेंसिंग बोलते हैं इसे। हाँ नहीं, मंकी बैलेंसिंग तो कर रहा है वो, बट अर्नब का यार वही लगता है मुझे अब कि वो मिसिंग है ना, वो स्पेस एक चाहिए अभी भी। देखो, हु कैन रियली ग्रिल इफ नीड बी। हाँ नहीं, ग्रिल तो बहुत तगड़ा कर सकता है, जब अपनी पे आए तो ग्रिल तो तगड़ा करेगा, बट पॉइंट है कि करेगा किसे, ऑपोजिशन को। अब तो ऑपोजिशन उसके पास आती नहीं है, जो आते हैं उसको ग्रिल करेगा नहीं। हाँ नहीं, बट अब देखो ना, ये तो बहुत खुश हैं राजनीति से अनुज जी, तो मोबाइल अपना देख रहे हैं मजे से कि क्या करना। मैं देख रहा हूँ, मैं वीडियो डाल के आया था, वो ठीक परफॉर्म कर रहा है या नहीं। गरीब लोग आदमी ऐसे ही करते हैं, उनके पास पेमेंट्स नहीं आती ना कि चलो हम तो ये डॉलर्स पे ही, जो सिंगापुर से डॉलर्स कमा रहे हो आप, और क्या हाँ, चाहिए वो डॉलर आपको? चिंदी डॉलर आते हैं ना हमारे पास। चिंदी क्या होते हैं भाई, ला रहे हो आप लोग तो, फॉरेक्स ला रहे हो देश के अंदर। हाँ, तो ये उसके लिए हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है थोड़ा सा। हाँ तो फिर देश के जो इकोनॉमी चला ऐसे ही लोग रहे हैं भाई। हाँ भाई, फॉरेक्स तो हम लोग बढ़ा रहे हैं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, ये इसी चीज का घमंड है बस जिंदगी में। नहीं बट मुझे ये बताओ आप, ये जैसे जो जितने अब मुद्दे हैं अब ये बेकार लगने लग गए हैं। अब लगता है क्या उठाए यार मुद्दे, दूसरी तरफ ऑपोजिशन है नहीं, शक मार के इन्होंने जीतना है। देखो नहीं यार, भारत देखो का जो अभी आप बात कर रहे थे ना, जैसे ये इलेक्शन वाली बात कर रहे थे, 1 नेशन 1 इलेक्शन वगैरह, ये मैं इनको बेकार मुद्दा नहीं मानता। ना मैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एनी मुद्दा जो ऑपोजिशन उठाती है। अब कोई भी, हम लोग को अगर कोई भी मुद्दा हो, जब ऑपोजिशन ही नहीं है, ठीक, टोटल सर्वे सर्वा ये हो चुके हैं, सब मिली इसी में रहे हैं, सब टूट के इन्हीं में आ रहे हैं, तो अब ये क्यों काम करेंगे भाई? आपका पूरा तो जीत गए हैं, रश्मि रथी याद आ गई। सब लॉर्ड मुझे में आते हैं। वही सब जन मुझे से पाते हैं, सब लॉर्ड मुझे में ये भाजपा का यही स्टेटस हो गया भाई। अब आपकी क्यों वो सड़क ठीक करें, क्यों नाली ठीक करें? वो तो पहले भी नहीं हो रही भाई। देखिए पॉटहोल ठीक करें, आपकी जो सड़क नाली पॉटहोल हैं, इन पर एक्शन अभी भी नहीं होता है। वो म्यूनिसिपैलिटी के जो भी म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे आपका काम नहीं होता है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के कहेंगे भाई बड़े बड़े हाईवेज, बड़े बड़े वो मेट्रोज बन रही हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं वगैरह, वहाँ पे आपको काम दिख जाएगा। इवन जो रेलवे स्टेशन है उनका आधुनिकीकरण जो है वो भी हो रहा है। एयरपोर्ट अच्छे बन रहे हैं देश के अंदर, बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। हालांकि एक आध रिपोर्ट आई है, बट मैं उसमें ज़्यादा जाता नहीं हूँ कि आप कह रहे हो ये म्यूनिसिपल इशूज हैं, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से। यार देखिए, मैं ऐसा इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता हूँ। म्यूनिसिपल इश्यूज जो होते हैं वो आपके घर के सामने के इश्यूज हैं,
आपके घर के सामने कचरा है अगर, तो वो आपके लिए एक आईसोर होता है। आप हाईवे कभी कभी यूज करते है हो ना सरकार बिल्कुल की। अरे 200%। बिल्कुल। तो अभी क्या हुआ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। तो इसमें मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। देखिए इसमें क्या होता है कि एक आपको कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। म्यूनिसिपल अगर इश्यूज अगर हैं तो आप एक ऐसा सुधार लेके आइए कि वो म्यूनिसिपल इश्यूज सॉल्व हो जाए। आपको सुधार लाना है ना। वो मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प वाक्य बताता हूँ। तो अर्नब की डिबेट पे था मैं कुछ दिन पहले, इसी पे चल रही थी, पॉट होल डेथ्स और बारिश हो गई और ये वो। पॉट होल डेथ्स हमारे देश में पिछले 5 साल में 10,000 हुई हैं। उससे पिछले के 5 साल से डबल हो चुकी हैं। करंट लगने वाली वो अलग। हाँ मतलब इट इज़ अ, क्या बोला जाए, शर्मनाक है ये फिगर्स। अब अर्नब ठेले जा रहा है, व्हाट अबाउट द म्यूनिसिपल कमिश्नर, व्हाट अबाउट दिस, उनको ठेले जा रहा है। अच्छा, मुझे इस पे हमेशा वो आपत्ति होती है कि भाई सरकार क्या कर रही है इसके ऊपर, सेंट्रल की भी। तो इसने अर्नब ने बात करी, तो मैंने पूछा अच्छा ये बताओ यार, टॉयलेट्स वगैरह जो बने, ओ यस द गवर्नमेंट हैज डन अ ग्रेट जॉब, हर जगह टॉयलेट खुल गए हैं, हर जगह टैप वाटर कर गया है। तो मैंने कहा आपको पता है कैसे हुआ था? सरकार ने एजेंसी सेटअप करके सारी लोकल म्यूनिसिपल से कोऑपरेट किया, उनसे कहा कहाँ टॉयलेट खुलने हैं, वहां पे जब क्रेडिट देना है घर घर टॉयलेट खुलने का, आपने तो लोकल बॉडी से कोऑर्डिनेट, तब तो आपने सेंटर को दे दिया। अब यहाँ मनोहर खट्टर को घेरो ना भाई। मनोहर खट्टर इज द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, किसी को पता भी नहीं ना, लोग उसी को हो सकता है ना पता हो। मैं अच्छा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हूँ, ये भी एक पद पे हूँ मैं। मनोहर खट्टर को कोई नहीं कोस रहा, कुछ नहीं कह रहा। इस म्यूनिसिपल वाले को पकड़ो, हमारे ब्यूरोक्रेट्स बुरे हैं, हमारे बाबू बुरे। अरे हैं वो बुरे कई चीजों में, मान ली बात, इनको कोई कुछ कह ही नहीं रहा है भाई। ये अगर चाहे म्यूनिसिपल, हाँ बिल्कुल हो सकता है, 100% हो भाई सकता है। आपके देखिए, मैं कुछ चीज़ों में इस गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता। उनमें से एक मुद्दा ये है, एक मुद्दा स्कूलों का भी है। अरे वो तो स्कूल्स जो हैं, आप इस देश के अंदर 10 साल से आप सरकार चला रहे हो, 12 साल से आप सरकार चला रहे हो। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हेल्थ जो है और स्कूल्स जो हैं, एजुकेशन जो है, वो राज्य सरकार का मुद्दा होता है। लेकिन आपकी कितने राज्यों के अंदर सरकार है, प्लस आपके केंद्र में भी सरकार है 12 साल से। अगर आप अपने ही राज्यों के अंदर पूरी तरीके से आमूलचूल परिवर्तन कर देते, शिक्षा के अंदर, चिकित्सा के अंदर, बहुत रेवोल्यूशनरी काम होते। लेकिन आज भी हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं ना, वो क्या बोला जर्जर हालत में है यार। तो वो तो स्पेलिंग वेलिंग देख लेता हूँ मैं, टीचर जो लिख रही होती है बोर्ड पे, वो तो जो वीडियो आते हैं तो डरावने हैं वो। बैगन, वो तो बैगन, वो देखिए, जो अभी आपने बोला है ना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन इसको सही करने में थोड़ा समय लग सकता है, बिकॉज एजुकेट होने में लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, एक पीढ़ी भी लग सकती है। लेकिन मेरा विषय और अलग था। मेरा विषय है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी ऐसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दो भाई। एक बेसिक सी बिल्डिंग हो जो कि ठीक ठाक सी दिखती हो यार। ये नहीं कि ऊपर से छप्पड़ कभी भी गिर सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, बच्चों को बैठने के लिए बेंच दे दो। अगर नीचे भी बिठाना है तो सही से अरेंजमेंट कर दो। ठंडा फर्श होता है, उसमें बच्चे बीमार हो जाते हैं। आप मिड डे मील देते हो, आई एग्री विद दैट, बहुत बढ़िया काम करते हो। लेकिन उसके साथ अगर आप क्लासरूम के अंदर एक प्रोजेक्टर लगा सकते हो और उस पर बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल 4th 5th क्लास के बच्चे को साइफन सीखना है, क्या होता है, उत्तोलक सीखना है। उत्तोलक का पता नहीं हिंदी का वर्ड है, समझ पाएंगे या नहीं सब लोग। अगर ये चीज़ें सीखनी है और वो एक बेसिक वीडियो के थ्रू या डायग्राम के थ्रू समझ आ जाए, प्रोजेक्टर के थ्रू, बहुत अच्छा होगा, राइट। अब आजकल प्राइवेट स्कूल्स में ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम देख पाते हैं कि हमारे जो घरों में बच्चे हैं वो जब इस प्रकार के वीडियोस को देखकर पढ़ते हैं, और मैं जब अपने टाइम से कंपेयर करता हूँ, मुझे समझने में जो दिक्कत होती थी पढ़ने के बाद, वो एक चित्र के थ्रू या फिर वो एक वीडियो के थ्रू बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और वो बच्चे उससे फिर रिलेट करते हैं, फिर उसमें से सॉल्यूशंस भी निकालते हैं। तो ये सेम चीज़ जो है वो सरकारी स्कूल में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, मुझे समझ में नहीं। इतनी महंगी भी नहीं है ये टेक्नोलॉजी यार। थोड़ा ग्राउंड ठीक कर दो, बच्चे खेल ढंग से पाएँ। अच्छा, आपको एक और बात बताता हूँ। सरकारी स्कूल ज़्यादातर गाँव में है, ठीक है। गांव में एक ऐसा होता है कि लड़कियों का स्कूल अलग, लड़कों का स्कूल अलग, या फिर 10th तक का अलग, 11th 12th तक का अलग, इस टाइप के स्कूल्स होते हैं। एक 2 स्कूल गाँव में होते हैं। उन गाँवों के जो स्कूल्स हैं उनके आप ग्राउंड देखिए, ग्राउंड साइज़ में बड़ा होता है, क्योंकि गाँव ने अपनी भूमि दी होती है कि भाई यहाँ पे स्कूल बना लीजिए। साइज़ में बड़ा होता है, लेकिन फैसिलिटीज़ में वो बिल्कुल मर्तल होता है, छोटा होता है। आप बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर दीजिए, ये रेवोल्यूशनाइज कर देगा बहुत सारी चीज़ों को, आपके खेल के क्षेत्र को भी, क्योंकि टैलेंट गांव में बहुत है।
हाँ तो नहीं, वो बात निकले सही है। आपका एजुकेशन क्षेत्र को भी मैं एक्चुअली आज तक इस चीज़ को नहीं समझ पाया कि इस चीज़ पे आज तक गवर्नमेंट ने बात तक नहीं किया स्कूलों को सुधारने के लिए। कभी सुना है मोदी जी के मुंह जरूरत ही से? नहीं है ना, परीक्षा भाई, पे चर्चा जीत तो रहे हैं, बहुत चुनाव जीत रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान भी तो एक वंडर बॉय है। मतलब कई लोग तो कह रहे हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी और ये पूरा मूवमेंट धर्मेंद्र प्रधान ने सेटअप किया है। उसने कहा यार अगर ये वो मांग बंदा- करेंगे देखिए- मेरे रेजिग्नेशन की तो पक्का ही नहीं होगा रेजिग्नेशन। फिर तो पक्का ही मोदी जी कहेंगे अब ईगो पे आ गई बात, अब तो धर्मेंद्र तुम बने रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए वो ऐसा बंदा जो लगता है है आपको? अंदर से खाता तो है पार्टी को, जितना मैंने सुनने में आया। बाकी पता नहीं, देखिए सच्चाई क्या है। जो सुनी सुनाई बातें हैं उनमें हम जा सकते हैं कि ये इंटरनल सैबोटाज का मामला जो यूजीसी वगैरह का था, इंटरनल सैबोटाइजिंग का मामला था। और बिकॉज धर्मेंद्र जो भी धर्मेंद्र प्रधान के बारे में भाई आप थोड़ा बताइए ना, आपके तो फेवरेट मंत्री हैं, मैंने सुना धर्मेंद्र प्रधान। मैं अब जब मेरा फेवरेट मंत्री है तो मैं क्या ही गलत बोलूंगा। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान एक सोच है, मेरा मानना है एक आदर्श है। तो उस आदर्श के बारे में बताइए, कितनी कड़ी मेहनत परिश्रम से बना जाता है धर्मेंद्र प्रधान? यार देखो, अगर आपके मंत्रालय के अंदर इतने पेपर लीक हो जाते हैं, हाँ ठीक है, तो आपकी नैतिक ड्यूटी बनती है कि आप रिजाइन कर दो। पर ये अब नैतिकता वाली बातें अब रही नैतिकता नहीं नहीं है तो क्या करें आपके तो क्या साथ? करें? कुछ नहीं है नैतिकता, वही नहीं है धर्मेंद्र जी में नैतिकता है तो तो क्या करा बेशर्मी जाए? चल रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, बेशर्मी चल रही है एक तरीके से। इतने के बाद तो आपको खुद रिजाइन कर मुझे तो देना वो दिन चाहिए याद था। आता है, द टाइम्स नाउ के स्टूडियो में बैठा था और खबर आ रही थी धर्मेंद्र प्रधान हो सकता है उड़ीसा के अगले मुख्यमंत्री बन जाए। एंड वो आखिरी अच्छी खबर है जो मैंने धर्मेंद्र प्रधान के बारे में सुनी, बिकॉज उसके बाद एक पेपर लीक हुआ था, उसके बाद फिर ये यूजीसी का स्टार्ट हो गया, उसके बाद अभी पेपर लीक हो गया। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब एक एंड पे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, दूसरे एंड पर गडकरी जी हैं। तो दोनों ने गडकरी तो लेजेंड है यार, दोनों ने अपने अपने ऐसे मुद्दे छेड़ रखे हैं कि भाई 2 साल में इतना बड़ा इसमें fall। ना, पर ये जो नीट वाला एक इशू है ना, इसमें मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, आई वोंट टेक द नेम। तो उस डॉक्टर का क्या टेक था इसमें पता है? और मेरे को बहुत वैलिड लगा वो, कोई ऐसे आंडू पांडू नहीं था। उनका टेक था कि नीट का पेपर बार बार लीक क्यों होता है, आईआईटी का नहीं होता, यूपीएससी का भी नहीं होता, नीट का ही क्यों होता है हर बार 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 लगातार, क्यों? क्योंकि जो जिनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं ना, हैं तो वो भी डॉक्टर, अब उनको अपना बेटा अपना बेटी चाहिए उस हॉस्पिटल में, उसको डॉक्टर बनाना है। पर वो इतना प्रिविलेज था, उसने इतनी पढ़ाई की नहीं, वो नीट निकाल नहीं पाएगा। उनको पता है कि भाई हम तो नीट निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन अपने हॉस्पिटल को किसके हाथों में छोड़ दें? तो अपना बेटा चाहिए, अपनी बेटी चाहिए उस हॉस्पिटल में। तो वहाँ से वो इनकी सेटिंग्स हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी कि यार आप 4 क्वेश्चन बता दोगे, अब ये ऐसा कर लोगे, थोड़ा ये कर लोगे, थोड़ा वो कर लोगे। ये वैसे है वैलिड बहुत। तो उन्होंने, पर यार वो फिर यूपीएससी में भी हो सकता है वो तो, क्योंकि आईएएस का यूपीएससी में आपकी विरासत नहीं है जो आगे ले जानी है। हाँ। यहाँ बना हुआ अस्पताल है जिसको संभालने वाला करोड़ों का लगा हुआ है माल वहाँ। और एक्चुअली में पॉइंट ये है कि पूरे देश के अंदर पता नहीं कितने डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने छोटे मोटे अस्पताल खोल लिए हैं। ऑब्वियसली तो वो किसी भी आप जिले में चले जाइए, कई अस्पताल खुले पड़े हैं जो सिटी सेंटर के अंदर होते हैं। कहते ये उसके अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट का इशू है ही नहीं, ये इशू है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो ओनर्स हैं उनका। ये इसमें बहुत कम कुछ किया जा सकता है। आईआईटी में नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्यों हो रहा है? आप एजेंसी चेंज कर लो, आप धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ले लो, आप कुछ भी कर लो, ये बार बार होगा, लगातार होगा, क्योंकि वो बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं है, पर उसको डॉक्टर बन के अपना हॉस्पिटल चलाना है। कैसे चलाएगा? नहीं तो यार ये कहीं ना कहीं से तो लीक होता ही है ना, किसी ना किसी एंड पे। तो धर्मेंद्र प्रधान खुद तो फोन करके बताते नहीं होंगे भाई ये क्वेश्चन है। नहीं, इसमें वो तो फिर कई चीजें हैं, कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए, जैसे आईआईटी है, ये जो कुछ पूरा ना कुछ तो डिसमिनेशन है वो तो बेवकूफी भरा है। वो तो एनटीए
वाहियात है, उसमें भी कितने टेम्पररी अभी वर्कर्स इसमें हैं, देखो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, सिर्फ बहुत यही गड़बड़ बात है। थोड़ी है कि सिर्फ पेपर लीक की भी बात नहीं है ये। इवन जो एजुकेशन सेंटर्स आते हैं, एजुकेशन सेंटर का एग्जाम सेंटर्स आते हैं, उनके अंदर बड़ी दिक्कतें होती हैं। साला तबेला साइड में है, वहाँ पे गाय गाँव कर रही है, यहाँ पे बच्चा गाय को मत कुछ बोलिए भाई, ऐसे नहीं मत देखिए बोलिए। गाय को नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ गाय की वाणी जो है उसको वो भी मधुर संगीत है। हाँ ऐसे उसके मत बारे में बोलिए। बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे चलो भैंस लगा लीजिए। हाँ, ये ठीक है। हाँ, भैंस जो है वो कर रही है, अपनी आवाजें निकाल रही है, रंभा रही है, और यहाँ पर साइड में भाई बच्चा जो है वो थीटा अपॉन अल्फा कर रहा है, तो उसकी फट लेगी भाई, है ना। तो वो क्या करेगा, वो निकाल नहीं पाएगा कि साला ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कैसे लगाऊं मैं ना एक लड़के से मिला था अभी थोड़े दिन पहले, लड़के तो वो कह रहा है यार मैं कभी अपने ज़माने में मैं ये आईआईटी का पेपर देने गया था, किसी का भी पेपर देने गया होगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम था वो देने गया था, और तभी ना नई नई मेट्रो आई थी दिल्ली में। अच्छा। तो मेरे स्कूल के साथ मतलब जिस सेंटर के सामने मेट्रो का स्टेशन था और वहाँ से मेट्रो निकल के जाती थी, मैं बार बार मेट्रो को देखता रहता। मैं बार बार मेट्रो को देखता रहता, मेरा ध्यान इस पे कम मेट्रो पे ज्यादा। अब मेरा आधा पेपर तो छूट गया। मैंने कहा भाई साहब ये बहुत गजब किया आपने, मेट्रो देख रहे हो आप। जो एग्जाम सेंटर्स हैं उनके अंदर अगर इस मेट्रो टाइप ना हो गई, सिनेमा हो गई ये तो। आप अगर हिमाचल के बच्चे को साला अंडमान का सेंटर दे दोगे, हाँ। या फिर वो अंडमान के सेंटर पे भी जाके अगर उसको खराब कीबोर्ड मिल जाए कंप्यूटर का, कैसे एग्जाम होगा। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर एक बच्चे के साथ भी आती है तो भी प्रॉब्लम है वो। हाँ। लेकिन ऐसी बहुत सारी मल्टीपल कंप्लेंट्स हमने देखी हैं। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ये आपको देखनी पड़ेंगी। आई थिंक कई लोग इस पे बात कर चुके हैं, वीडियोस बना चुके हैं, इसका डिटेलिंग दे चुके हैं। है तो एक्चुअली। बट एक बात मुझे बताओ, अब आप, मैं इस पूरे मूवमेंट को एक अलग दृष्टि से देखता हूँ। मुझे लगता है दे मिस द प्लॉट। दीपके एंड को इनको सही गाइडेंस नहीं मिली। ये मूवमेंट बहुत बड़ा बन सकता था। हाँ ये एक सोशल जस्टिस का भी तो मूवमेंट है भाई। दीपके ठहरा एससी, ठीक, वांगचुक ठहरा ट्राइबल। अब इन्होंने ये कार्ड नहीं खेल पा रहे लोग ढंग से। ये सोशल जस्टिस का मूवमेंट है भाई। अगर ये ढंग से ये कार्ड्स खेलें और वो ले आए साथ में उसको, वो जो है चंद्रशेखर रावण है क्या है वो, उसको ले आए। उसको तो सरकार छूती ही नहीं है, हम भाजपा भी उसको छूती नहीं है, वो भी ले आए। फिर ये बन जाएगा कि अबाउट इट्स अ क्राई फॉर जस्टिस अगेंस्ट द फासिस्ट स्टेट। चलो ये सब तो ठीक है। हाँ हमारा दैया भाई, दैया भाई के बारे में बात करो भाई साहब। मैं तो उनका मुद्रा देख के मजा ही आया था भाई साहब कसम से। जो अपने बर्तन खड़काता ना। ये सोशल जस्टिस के लिए एक डांस है। दिस इज अ डांस फॉर सोशल जस्टिस। ये आई थिंक ये मूवमेंट अभी भी दम है इसमें, नहीं है आपके हिसाब से? यार मेरे को तो ये पहले दिन से ही दम नहीं लगा इसमें। आई डोंट थिंक कि ये अभी आपने सार्केज्म में कहा या नहीं, और किसमें जुनैद भाई को भी सामने कर दो, माइनॉरिटी भी है यार। चक्कर क्या है ना, जुनैद भाई भी है, माइनॉरिटी प्लस एससी प्लस एसटी। भाई साहब ये सरकार गिर जाएगी। मोदी विल बी फोर्स्ड टू रिजाइन इसके बाद। दैया ने अभी मजे ले रहे हैं ये, और कुछ नहीं है। दैया ने अभी पूछा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का कुछ हो रहा था, तो दैया ने नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, कुछ और था। किसी ने क्वेश्चन किया उससे कि सोनम वांगचुक कितने दिनों से भूख हड़ताल पे हैं, तो इनकी हेल्थ को इनको कुछ हो गया तो क्या होगा। कहता तो मर जाएंगे, क्या हो गया। कहता मर ये बड़ा ब्लंट आदमी है। कहता सब थोड़ी भूखे रहेंगे यार, ऐसे थोड़ी चलता है। हमसे तो नहीं रहा जाता, वो भूखे रह सकते तो रह रहे, मर जाएंगे क्या हो गया। अच्छा, आपको पता है दीपके ने कोशिश करी थी। सोच रहा था ये वांगचुक को लटका के छेड़ लेंगे। वांगचुक के सामने वो दीपके खा रहा ब्रेड पकौड़े। वांगचुक कह रहा, अरे सालो तुम मेरे सामने ही खा रहे। अच्छा, वो खा के पीछे मुड़ के कह रहा स्वाद है। बहुत बढ़िया। कह रहा दीपके कह रहा अब ये लेके आते हैं, इनके साथ बैठ के अगर मैं नहीं खाऊंगा तो बुरा लगेगा ना, इसलिए मैं बार बार खा। मांग चुका है और जो मुझे बुरा लगा। ओ भाई गजब। नहीं, आपको पता है दीपके को शुरुआत में दीपके ने भी रखना था टेंशन। हाँ बोला था दीपके उसने। को लड़के चढ़ाने पहुंच गए वहां। रामलीला, ये जो रामलीला मैदान है, इस पे लोग पहुंच गए, लोग इसको चढ़ाने लग गए।
अरे भाई ये तो अगला जेपी है, इसको देखो यार, क्रांतिकारी। अब देखना ये आमरण अनशन पे बैठेगा, अब देखना ये जल भी नहीं ग्रहण करेगा। तो निर्जल गया। दीपके ने रख लिया 3 बजे अनशन, शाम तक उसको देखा ब्रेड पकौड़े और नूडल्स चल रही है, दिपके बैठ गया। दिपके ने कहा अनशन से मेरा मतलब था एक समय के भोजन से दूसरे समय के भोजन के बीच में कुछ नहीं खाऊंगा। 5 घंटे चला, फिर दिपके ने तौलिया डाल दिया। उसने कहा भाई अब यहाँ इतना बढ़िया चल रहा है। पर ये जुनैद का आपने देखा, हिस्ट्री देखी जुनैद की? जुनैद का क्या सीन है ना, ये भाई साहब गजब है ये। जितने भी कहीं पे भी कोई भी बीजेपी के एंटी बीजेपी प्रोटेस्ट होता है, फार्म प्रोटेस्ट से है ये। हाँ। सलीम के साथ था, योया सलीम के साथ था। हाँ, तो भाई ऐसे जो लोग हैं बहुत सारे हैं, और इसीलिए तो 4 PM चलता है। हाँ, इसीलिए इतने व्यूज हैं। तभी तो मैंने कहा एक अच्छा बिजनेस मॉडल है ये बहुत सही है। एक गुप्त नाम से आप एक काम करो, एक एंटी मोदी चैनल चला दो, और उस पर रोज मोदी जी का 8 बजे 8 बार दिन में रेजिग्नेशन दिलवा दो। इस शुक्रवार को मोदी जी कर देंगे रिजाइन। हाँ, बस रोज यही टाइटल डालना है आपने। तो जुनैद जैसे लाखों करोड़ों लोग आपको देखना शुरू कर देंगे, और आप लाखों करोड़ों छापोगे। ये लोग बिजनेस आइडिया है। तो नहीं रहे, ये लोग चुप्पे से कर तो नहीं रहे। मैं कह तो रहा हूँ ये बिजनेस आइडिया है, और जिसको करना, अब देखिए हमारे पास तो ऑलरेडी 8 चैनल है, वही नहीं चला पाते हम। तो नहीं हो सकता आपकी स्लीपर प्रॉक्सी चैनल चल रहे हो। पता लगा 4 PM के असली मालिक ये दोनों यहाँ बैठे हुए। एक दिन पूरी छानबीन हुई तो पता लगा लेयर्स इन लेयर्स तक पहुंचे कि अरे ये दोनों है। एक टिके ने खोल रखी 4 PM। वो तो एक भालू है, उसका मालिक तो 4 PM का। बट मैं बता, दहिया जी नहीं है यहाँ के। क्या विजेता दहिया नहीं है उसका? नहीं, विजेता दहिया थोड़ी है। कोई तो भालू क्यों कह रहा है फिर किसी और को? वो भी भालू ही है। विजेता दहिया की जो बाद में मुझे पता लगा ये ध्रुव राठी के लिए लिखता था ना ये? हाँ, अभी भी वो ध्रुव राठी का जो लेफ्ट अंडकोश है वो। अच्छा, वो है ये, है ना? तो भाई इससे पूछा गया कि आपको लगता है ये प्रोटेस्ट सफल होगा, या मतलब धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेंगे? कहता है यहाँ पे 20,000 लोग होते तो कर देते। यहाँ पे आए 150 लोग। विराट को भी बुला रहा था, वो कह रहा था विराट को भी आना चाहिए यहाँ पे, विराट कोहली को आना चाहिए, बाहर पड़े रहते हैं, यहाँ आओ। विराट वैसे ही नहीं आ रहा। यार 150 लोग कैसे कर देंगे? मैंने यार भैया तो अपने आप को सक्सेसफुल कैसे कह रहा है ये प्रोटेस्ट? भाई मैं वही कह रहा हूँ ना आपको कि आप जब इंटरनेट पे होते हो, आप कहते हो भाई 20 करोड़ 500 करोड़ 5,000 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, इतने लोग, साला जो दीमक है उसने भी सब्सक्राइब कर लिया है, और साइबेरिया के भालू ने भी सब्सक्राइब कर लिया हमारे चैनल को, ठीक है, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करता है। और जब साला तुम रियल लाइफ में आकर दिखाते हो, तुम 150 लोग नहीं जोड़ पाते, है ना? कॉकरोच जनता पार्टी क्या है बेसिकली? वही वाला था ना आदमी, एक कौन था जो, अरे जिसके परिवार में 300 लोग थे और 50 वोट मिले थे, उसको कौन था वो, जो एक सोशल मीडिया वाला है? था तो सही। ये एजाज खान। हाँ, इसके भी तो इसके परिवार वालों ने नहीं वोट दिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, ये 6 मिलियन फॉलोअर या क्या है उसका भी, है ना? हाँ, ये धरातल पर उतर का वोट लेना जो होता है ना, वो एक टोटली डिफरेंट। राखी सावंत जा रही बाय द वे, कल जा रही। सोनम वांगचुक का फास्ट कह रही मैं तोड़वाऊंगी। हाँ, वो तोड़वा भी सकती है। वैसे सोनम वांगचुक मेरा ख्याल है बस टूटने के किनारे है वो। मेरा ख्याल है आज हो सकता है जब तक ये एयर हो तब तक हो सकता है सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट तोड़ दिया हो। तो मेरे को लगता भी है कि राखी सावंत तोड़वा भी सकती है। अरे तो यार कुछ अगर आपको मिल रहा है, कुछ आपका कद बढ़ रहा है, पॉलिटिकल साइज बढ़ रहा है, या फिर आप एक आपको सीरियसली भी लिया जा रहा है, तब तो आप करो। लोग साला मजाक उड़ा रहे हैं यार तुम्हारा। अरे नहीं, पर ये फुनसुक वांगडू था, रेंचो था, ये था रेंचो। क्या है ये गप है? ये गप तो नहीं है, बात सही थी। कैसे सही थी? उसके 400 पेटेंट थे, इसका एक नहीं है। अच्छा, एक है शायद, एक है। हाँ, पता नहीं। देखो फिल्मों के नहीं, फिर इससे पूछा तो कहता असल में मैं इतना दयालु हूँ, मैं पेटेंट कराता नहीं हूँ। फिल्मों के अंदर थोड़ा एग्जैजरेशन तो होता है, वो तो एक अलग बात है। बट जो भी होगा, मैंने इसका कभी बहुत ज़्यादा डीप में जाके इसको स्टडी किया नहीं, बिकॉज आई हैव नेवर टेकन हिम वेरी सीरियसली पॉलिटिकली। तो हाँ, पॉलिटिकली आई डोंट टेक हिम सीरियसली। तो यार ये सब जो है ना, ये आप अनशन वंशन तोड़ो, अपना घर जाके साला ब्रेड पकौड़े खाओ, छोले भटूरे खाओ अपना। साला क्यों? का कद बढ़ रहा था, ठीक है, अन्ना हजारे का कद बढ़ रहा था, और अलोंग विद अन्ना हजारे सबका बाकी जो
इधर उधर थे, सबका कद बढ़ रहा था, बीट किरण बेदी, बीट अरविंद केजरीवाल, CM बन गया, बीट योया, सबका कद आजू बाजू वालों का भी बढ़ रहा था, ठीक है। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, समझ में आ रहा था। दूसरी बात, भारत में इससे पहले जेपी के टाइम पे हुआ था आंदोलन, ठीक है। उसके बाद 2011 वाला इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ। इतना टाइम लग गया एक आंदोलन से दूसरे आंदोलन में आने में, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि हर 5-10 साल में आंदोलन कर देते हैं। भारत नहीं है भाई ऐसा। भारत को इतना ही टाइम फिर से लगेगा जेपी जैसा या इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा आंदोलन फिर से खड़ा करने। नहीं, उसका लॉजिक भी है ना। अब जब आप जेपी आंदोलन में देखोगे, जेपी आंदोलन एक तरीके का समुद्र मंथन था, और समुद्र मंथन से जो जहर निकला गजब है वो तो देखा है ना आपने। अरे लालू के रूप में, मुलायम के रूप में, सब यहीं से निकला था ना। उसके बाद अन्ना आंदोलन से जो जहर निकला वो तो ऐसा विशेला है वही तो यहाँ का अब्बा तो यही है। हाँ जी, बीजेपी का अब्बा तो वही है भाई वो। तो उस जहर को देख लीजिए। अब आप क्या चाहते हो आदमी है भाई साला, मतलब केजरीवाल लोगों को थोड़ा सांस तो लेने दो। एक पीढ़ी से भाई, एक पीढ़ी थी जिसने सुंदरकांड का पाठ रखवाया उसने। हाँ, अब वो विराट हिंदू बनेगा। विराट हिंदू है वो भाई। वो कह रहा है असली सनातनी हम है। हाँ। यार क्या आदमी केजरीवाल भाई, कैसे बना जाए ऐसा। वो सेकंड में बदलता है अपने स्टैंड को, और सेकंड के अंदर ऐसा भी दिखाता है कि तुम साले गलत हो, तो जो तुम 5 साल से मेरे बारे में सोच रहे हो ना, ये तुम गलत सोच रहे हो, मैं तो ये है। आदमी घबरा जाए कि आदमी कहे, वो आदमी घबरा जाए कि मैं सच में इसको जो कोट कर रहा हूँ 5 मिनट पहले जैसा था, या मैं ही हेलुसिनेट कर रहा हूँ। क्योंकि ये इतना जलवे से बोलता है ना, ऐसे ही है। ये कला केजरीवाल में जो है ना, आपको पता है कोर्ट्स में मेरी बातचीत होती रहती कुछ ऐसे लोगों से जो बड़े सीनियर लॉ ऑफिसर्स हैं। वो कहते हैं यार हमें इससे हाथ मिलाते डर लगता है। हाँ जी नमस्ते जी करके हाथ मिलाता, हमें लगता पता नहीं इतनी में हमारे कुछ हो ना जाए, कहीं कहानी ना कुछ कर दे। ये इतना खतरा है इसका। टॉक्सिक पिक्चर का हीरो असल में ये सुनीता भाभी नाराज हो जाएंगी। यश की जगह टॉक्सिक बोलते ही ना मेरे दिमाग में सबसे पहले केजरीवाल आया था। तबाही, टॉक्सिक तबाही तो दिल्ली की इसी ने मचाई है। तबाही तो दिल्ली की, मतलब जो दिल्ली कियारा आडवाणी है, यश और दिल्ली कियारा आडवाणी है, और अरविंद केजरीवाल यश है, और तबाही तबाही भाई साहब, ये जो आपके पीछे वाला कूड़े का पहाड़ है, हाँ ये केजरीवाल के टाइम पे गगनचुंबी हो गया था। हाँ। गजब भाई साहब, मेरे को लगा था अब ये थोड़ा हिमालय टच कर जाएगा, हिमालय से बड़ा बन जाएगा, बर्फ गिरेगी, फिर बर्फ यहीं पे हो जाएगी। लोग पर्यटन करने इसी पे जाएंगे। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं यहाँ ना नोएडा में जॉब किया करता था कभी। तो नोएडा में वो आई थिंक 5th फ्लोर था, 7th फ्लोर था, पता नहीं कौन सा फ्लोर था, उस पर ऑफिस था, और मतलब मेरी सीट वहीं पे थी 7th फ्लोर पे। तो वहाँ से जब वहाँ का वॉशरूम था ना, वहाँ से ये 3 पहाड़ दिखते थे, 3 या 2 दिखते थे, और भाई इतनी दूर से दिखते, नोएडा से वहाँ पे, यहाँ ओखला का ये पहाड़ जो था कूड़े वाला, वो दिखता था। और मैं देख के यार आइसोर लगता है एकदम, आंखों के अंदर एक कांटा इतना। मैंने साला कैसा पहाड़ है ये। अब जब वो कम हो गया है ना, सही में मतलब दिल खुश होता है कि चलो, बाकी अब मुझे नहीं पता दिल्ली में कुछ काम हो रहा है या नहीं, इस क्षेत्र में एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि चलो इस क्षेत्र में इन्होंने एटलीस्ट, क्योंकि इससे मैसेजिंग प्रॉपर जाएगी सरकार की कि आपने थोड़ा बहुत ही हुआ है, बट कोई नहीं यार, ये तो बहुत कम दिखा मुझे। अरे ये हो गया, बट बाकी तो सिविक सिचुएशन, सिविक सेंस तो खैर वो तो सिविक सिचुएशन भी मैं कह रहा हूँ, मैंने इसीलिए कहा, कंजेशन, मैंने इसीलिए कहा कि मुझे बाकी चीज़ों का नहीं पता है, लेकिन इस चीज़ से एक जो मैसेजिंग वाला काम है ना, वो ये शायद करने की इसीलिए कर रहे हैं कि भाई ये मैसेज दूर तक जाएगा कि साला हमने पहाड़ हटा दिया, करवा दी इसने। तो हो सकता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। देखो मैं 2-4 काम तो हुए हैं, डीसिल्टिंग का काम हुआ है, ये पहाड़ मतलब पहले जो मैंने देखा था उसका आधा हो चुका है, जो अपना एक तो 3 थे, एक तो गाजीपुर में है, एक और तीसरा वाला कहाँ पे है, जो रोहिणी वाला साइड में एक शायद, हाँ वो गाजीपुर में है, एक रोहिणी साइड वाला जो है वो तो सबसे ज्यादा कम हुआ है। ये सबसे कम हुआ है, शाहदरा वाला जो है। हाँ। ये तो बहुत हम अभी आते हुए देखा है। तो साला आप लोग को लगता है केजरीवाल का टॉक्सिक चैप्टर खत्म हो चुका है? क्या लग रहा है आपको भी? यार उसने अपना बेस अब पंजाब में कर लिया, दिल्ली में केजरीवाल विल नेवर कम बैक।
आपको बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। हाँ, केजरीवाल स्टिल अलाइव एंड किकिंग। अभी आप देखते रहिए, केजरीवाल खत्म नहीं होता आसानी से। ये जो जलवा है केजरीवाल का, आई थिंक पंजाब में दे विल लूज यार, पंजाब में दे इस लूज बार दिस मेरे को इलेक्शन। पंजाब नहीं में आई लगता डोंट थिंक पंजाब दे में विल कम आएगा। बैक बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं पंजाब में। आई फील अकालीज विल बी हैविंग द अपर हैंड और बीजेपी विल गेन। दिस इज ये मुझे सिनेरियो ज़्यादा लगता है। और नहीं, आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए अभी मतलब दिल्ली में पंजाब, आई डोंट थिंक के केजरीवाल ऐसा नहीं कह सकते खत्म हो गया है, नहीं आएगा वापस। केजरीवाल अगर कन्विक्ट नहीं होता तो केजरीवाल ऑलवेज हैज अ चांस टू कम बैक, और ये कन्विक्ट हो नहीं रहा। बीजेपी अगर ये पहाड़ों वाला मुद्दा, ये कूड़े के पहाड़ों वाला मुद्दा, यमुना वाला मुद्दा, 2-4 मुद्दे जो हैं, ये अगर अच्छे से कैपिटलाइज कर लेते हैं, डीसिल्टिंग वाला मुद्दा अच्छे से कैपिटलाइज कर लेते हैं, पॉट होल्स वाला, और सड़कें ठीक ठाक कर देते हैं, थोड़ा ट्रैफिक के कंजेशन को ठीक ठाक कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं करने। ये 4-5 इश्यूज हैं, इनको ही अगर केटर करते हैं ये, तो भी मेरे को लगता है कि बेसिकली वो मुद्दे जिनके ऊपर दिल्ली के इलेक्शन में बातचीत हुई थी। हाँ। दिल्ली में सारे इसी टाइप के सिविक मुद्दे थे, उन पर बातचीत। 5-6 मुद्दे इनके ऊपर रिपीट कर जाएगी वो। बट अभी पीपल आर नॉट हैप्पी विद द बिजली, पानी, सड़क, गड्ढे, एमसीडी, इनसे खुश नहीं है लोग अभी। तो आई डोंट नो, अभी तो मैं आपको एक ऑनेस्ट बताऊं, बिल्कुल भी अभी तो कंप्लीट डिससेटिस्फैक्शन है इस चीज पे। वो ठीक है, उनसे इंक्रीमेंटली बेटर हो, बट उधर फिर एक लीडर भी ऐसा है जो कि बिल्कुल घुस जाता है, बिल्कुल है ना, तो मतलब घर से घुस के वोट ले सकता है वो आकर के। वो आपकी उंगली दबा दे खुद। हाँ हाँ हाँ, वो तो अरे भाई साहब, नहीं आप, मैं दबाऊंगा, आप इतना क्यों कर, हम करेंगे, हम सेवक हैं आपके। जी। तो वो है। पर चलते हैं यहाँ से जरा फिल्मों की ओर चलते हैं थोड़ा। ये टॉक्सिक फिल्म क्या लग रहा है आपको यार? इतना कमाल का मैंने सुना था टॉक्सिक के बारे में, इस पे एक वीडियो भी हम लोगों ने बनाया, उसमें यश ने पूरा इंटरव्यू दिया कि टॉक्सिक इज सेट इन द 40s to 60s, वहाँ के गोवा में जो सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, ये था। मुझे लगा भाई बड़ा ज़बरदस्त कुछ एक्शन ड्रामा होने जा रहा है, और फिर जब हम लोगों ने गाने देखे तो तबाही है। तो मैंने कहा यार ये कौन सा सोशियो पॉलिटिकल मसाला चल रहा है, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। क्या लग रहा है आपको? ये पहले ट्रेलर में ही पता लग गया था ना, पहले टीजर में ही पता लग गया था। लेडीज एंड अपेरेंटली एक वुमन डायरेक्टर ने डायरेक्ट करी है इसको। फाइट डायरेक्टर भी विमेन है। हाँ, तो ये क्या? आई डोंट नो, देखो अब क्या होता है फिल्म के अंदर। तो टोटल पॉन दे दिया इन्होंने, कहा पब्लिक से जाओ मस्ती करो यार, है। हाँ, तो यश कह रहा था मैं ऐसे सीन करता हूँ जो मैं अपने माँ बाप के साथ बैठ के देख सकूं। क्वेश्चन ये आता है, चक्कर क्या है ना, पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है अलग अलग। ये संभव है, मैं फैमिली के साथ देखता हूँ भाई। अब ये क्या मसाला चल रहा है? बट वैसे जो फिल्में आ रही हैं इधर, आपने जो देखी लास्ट में, कुछ कौन सी ठीक लग रही है? कौन सी आर द वंस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? थोड़ा मैंने तो आई थिंक मैं इस तरीके से अब फिल्में देखता ही नहीं हूँ। मैंने आई थिंक धुरंधर देखी है लास्ट, है ना, धुरंधर ही अच्छा, देखी ये है। नहीं देखी आप लोगों ने? कौन सी? सतलज में? अच्छा, वो इस पे आप, आई थॉट आप थिएटर की बात कर रहे हो। देखी सतलज मैंने देखी है। सतलज देखने, अभी सतलुज है, हम तो सतलुज पढ़ते थे ना। सतलुज नदी का नाम है, लेकिन ये जो आई थिंक पंजाब में उसे सतलज बोलते हैं, इस टाइप से कुछ है ना, जो भी। तो इसका देखने का उद्देश्य यही था कि आज से करीब 3 साल पहले मुझे एक बंदे का फोन आया था, और उसने मेरे को बोला अनुज ऐसे ऐसे फिल्म बैन की जा रही है, सरकार फिल्म बैन कर रही है। मैंने कहा अच्छा भाई, कौन, क्या, मुझे पंजाब 95 था उसका नाम, कहता बैन कर रही है। मैंने कहा अच्छा भाई। तो उसने मेरे को बताया कि भाई, उसने मेरे को कहा कि यार अब ये तुम ऐसे फिल्म बैन करोगे तो यही लोग खालिस्तानी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे। मैंने कहा भाई ये, मैंने फिर उस बंदे का फ़ोन उठाना छोड़ दिया कि यार ये तो बड़ी ऊंची बात कही है तूने भाई। ये साले इतनी सी बात पे खाली साला कश्मीरी पंडित वहाँ से बाहर फेंक दिए गए एक स्टेट से, उसके बाद वो टेररिस्ट नहीं बने। आप इतनी सी चीज़ पे आप, तो उसके बाद मैंने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। आपको फिल्म कैसी लगी? फिल्म का मैं बताता हूँ कि फिल्म आई थिंक टेक्निकली इट्स अ वेल मेड फिल्म, बहुत ज़बरदस्त। टेक्निकली उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इवन डायलॉग्स जो थे वो थोड़ा
थोड़ा ऐसा नहीं था कि रोजमर्रा जैसे मैं और अभी आप बात कर रहे हो ऐसे डायलॉग नहीं थे वो थोड़े से ऐसे ही बाजरे के खेत में सड़न हो गई और ये इस टाइप के डायलॉग्स थे, बट वो अच्छे लिखे अच्छे लग रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसका जो रोल है जो जहांगीर बना है उसमें धुरंधर में, वही तो बना है ना इसमें। मैंने देखी नहीं है अभी। अच्छा वो अरे उसने बड़ा कमाल कोहरा का काम भाई, किया। वो कोहरा में भी था वो। हाँ। बहुत तगड़ा एक्टर है वो। जो जहांगीर बना था ना, जो हड़काता है, अबे इकबाल तू आ गया, हाँ, और भी गालियों का बढ़िया प्रयोग करता है, वो इसमें एक भ्रष्ट पुलिस अफसर बना। सुग्गा। अरे उसने ऐसी एक्टिंग कर दी है कि आपको नफरत हो जाए यार पुलिस से। अब क्या है कि जो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट आई फेल्ट कि ही वाज लाउजी, मतलब उसने वो वल्नरेबल था जो ये बना है, क्या नाम है, दलजीत। अब दलजीत लाउजी में भी थोड़ा मैं ज़्यादा क्रिटिकल हो गया हूँ, बट उसने अपना काम कर लिया है। लेकिन जैसे आपको उसका लास्ट का सीन याद है जिसमें वो आता है और जो गवाह जो अपना गवाही से पलट जाता है, उसके सामने आता है एक आत्मा बन के आता है, उसके सपने में आता है जैसे भी, और बताता है मेरे को ये फील होता है, मेरे को बड़ी ठंड लगती है, मैं तो एक तरीके से अपना वो बता रहा होता है कि मैं क्या फील करता हूँ आज के डेट में। वो फील ऐसा था कि वो पूरी फिल्म की एक आत्मा बन सकता था। वो सीन ऐसा था, अगर कोई उसमें एक बहुत टैलेंटेड सा एक्टर कुछ अलग लेवल पे कुछ उस सीन को, मतलब ही वुड हैव किल्ड इट, लेकिन वो उस सीन में भी एक नॉर्मल इम्पैक्ट ही ला पाया। जबकि एंटागोनिस्ट जो है, जो कि सुग्गा है, वो बंदा तो भाई जिस सीन में आ रहा है वो तो खा जाता है सीन वो को। तो अनबिलीवेबल रोल तो ये पे है एक भाई। जो कॉन्ट्रास्ट था ना जो प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट का, मुझे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम लगी। वो दिलजीत की जगह कोई और बहुत टैलेंटेड एक्टर लेना चाहिए था उन्हें। पता है गर्वित भाई जो हैं वो सतलुज नहीं देखे, उन्होंने वो दूसरी फिल्म गए हुए थे देखने। आपको पता है कौन सी फिल्म देख रहे हैं? चुप चपीते दर्शकों को बता दूं, ये कन्फेस नहीं कर रहे हैं, बट इनका मैं राज खोल दे रहा हूँ। ये अल्फा देख रहे थे थिएटर में घुस के चुप्पे से, यूं हुडी पहन करके अल्फा देखने पहुंचे हुए थे। तो आज आपका अब ये सच आ गया है पब्लिक के सामने। आप मीम बनवा कर डाल। हाँ, जरा बता दीजिए, अब सच बता दीजिए। मैंने सुना है आपको अंदर ही अंदर इतनी भी बुरी नहीं लगी वो फिल्म, बता दीजिए जरा कैसी लगी आपको अल्फा? भाई साहब अब आपने कह ही दिया है, देख लिए तो हम मान लेते हैं कि देख लिए। बाकी आपका देखो, ये मैंने यहाँ पे इसको टेक्निकली रूप से फिल्म को अच्छा बताया है, बट इट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म। ऑफ कोर्स इट इज, बट आप जरा पहले बता दो जरा अल्फा के बारे में तो बता दो, क्योंकि आप वो देखने गए सतलुज वगैरह, आपने कहा प्रोपेगेंडा नहीं देखनी, तो अल्फा कैसा प्रोपेगेंडा लगा? अल्फा भी प्रोपेगेंडा ही है हिसाब से, तो अगर देखा जाए। आपको आलिया भट्ट की एक्टिंग नहीं अच्छी लगी उसके अंदर? क्या परफॉर्मेंस दिया है उसने। ये यार भाई, कभी राहुल गांधी के लोग पीछे पड़ते हैं, कभी आलिया भट्ट के पीछे पड़ते हैं, बताइए। कभी विजय तो दैया के पीछे पड़ते हैं। उसके जो एक्सप्रेशंस थे लड़ते वक्त, हाँ कर रही थी जब वो बाइक चला रही थी ना भाई साहब, वो तो गजब था, वो तो गजब था। ब्रेक लगा के बाइक चला देती है वो। आई थिंक पूरा वाईआरएफ स्पाइवर्स हिला दिया भाई उसने। भाई आई थिंक यार देखो, वाईआरएफ स्पाइवर्स तो हिला ही हुआ था। अगर आप पिछले 2-3 मूवीज को देखो, पठान देखो, पठान ने ओपनिंग जो की थी वो 55 या 56 करोड़ की थी। उसके बाद टाइगर 3 आई, टाइगर 3 ने 45 करोड़ के आसपास घुसने लग गई। हाँ 45 करोड़ के आसपास की उसने ओपनिंग की थी, जो कि पठान से कम थी। फिर उसके बाद वॉर 2 आई, वॉर 2 फ्लॉप हो गई। हाँ। फिर उसके बाद छुटकी ये अल्फा आलिया ही नाम रख देते हैं, अल्फा क्यों है? आई ले आओ बस। वुल्फ की बेटी वुल्फी होती है। हाँ। तो अल्फा आई। हाँ। अल्फा ने ओपनिंग की 9.5 करोड़ की। हाँ। तो ये फिल्म घुस चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। अच्छा पीआर देखो आप कितना कमाल का है। करण जौहर लिखता है कि आज के जमाने में जब नंबर्स होते नहीं है तो आलिया ने 9.5 करोड़ कर दिखाया। अच्छा एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो कमाल ही कर दिया, आलिया's film shows growth on Saturday and Sunday compared to Friday। मतलब नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, ग्रोथ कितनी 9 से 11 हुई, 11 से 13 हुई। नहीं अब एक और चीज आ गई है। देखिए क्या होता है, शुरुआत में तो ये सारा पीआर जो चला है वो चला है, लेकिन इस टाइम पीआर ये हो गया है कि ये आलिया की फिल्म नहीं रही है अभी, ये शर्वरी की। बिल्कुल शर्वरी की तो है, और क्या है, आप आलिया की समझ रहे थे? अब फ्लॉप हुई शुरुआत में तो मुझे लग रहा था, तो जब पोस्टर पे मुझे आलिया दिख रही थी तो मैंने यही सोचा, लेकिन अब फ्लॉप हो गई तो अब शर्वरी की हो गई है। ऐसा ही तो होता है, जब बीजेपी जीत रही होती है तो मोदी जी का फोटो होता है, जब बीजेपी हार रही होती है तो उस स्टेट के सीएम का फोटो आ जाता है। ये सही है, ये बात सही है। हरियाणा में तो फ्लिप हो रहे थे फोटो, हरियाणा में इन्होंने कहीं खला शुरू में मोदी जी को हटा के रखा, फिर देखा अबे ये तो जीतने जा रहे, जल्दी लाओ मोदी जी की फोटो लेके आओ। ये वैसे जो न्यूज के मिसहैप्स होते हैं कमाल के होते हैं। अभी हमारे एक मित्र है
तहसीन पूनावाला, आप लोग तो जानते हैं, वो पहुंचे हुए हैं नितिन गडकरी को ठोकने में लगे हुए हैं इथेनॉल पे। तो कल उनकी एक बाइट आ गई, नितिन, हाँ नितिन, मैं यहां से हूं नितिन। तो न्यूज वालों को पता नहीं था, उन्होंने सोचा नितिन नबीन की बात कर रहा है। उन्होंने नितिन नबीन की फोटो, तहसीन पूनावाला टेक्स ऑन नितिन नबीन लगा दिया। फिर उनको किसी ने बताया, अबे नितिन नबीन नहीं है ये नितिन गडकरी। फिर उन्होंने फोटो चेंज करी। तो वो भी अपना लगे हुए हैं E20 पे लेकर के। E20 चिपक नहीं रहा ना यार। देखो, जब पब्लिक को उसको कोई बेनिफिट हुआ नहीं, आपने इसको बेचा कैसे? आपने बेचा इसको कि हम किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता बना रहे हैं, ये ऐसा करके बेचा। पर किसान ने एक्चुअली क्या किया, उसने पहले गन्ना उगाया और गन्ना उगा के बेच दिया। वो पहले भी यही कर रहा था, गन्ना उगा के बेच देता था, पहले शुगर मिल को बेच देता था, अब उसी रेट में वो इथेनॉल कंपनी को बेच देता है। रेट तो सेम है। ऊर्जादाता कैसे बना? ऊर्जादाता वो तब बनता है जब इथेनॉल की जो कंपनी है, इथेनॉल की जो फैक्ट्री है, प्लांट है, वो किसान खुद अपने खेत में या कहीं किसी और जगह पे वो खुद लगा रहा होता, तब वो ऊर्जादाता बन जाता, मैं मान लेता। अभी वो गन्ना दाता ही है। और वो गन्ना उगा रहा है, पहले एक कंपनी को बेच रहा था, अब 2 कंपनी को बेच रहा है। इतना फर्क है बस, और कोई अंतर नहीं है, ऊर्जादाता नहीं है। दूसरी बात E20 से जो हमने अपनी गाड़ियों में एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि 10 से 15% का, 15% तो नहीं होगा यार। 10 से 15% मेरा जो मूल्यांकन था वो यही था कि जो हमारी अपनी गाड़ी है उसके अंदर 8 से 10% आप मान के चलिए। 10% भी मैंने वो फारफेच बोला था पिछले पॉडकास्ट के अंदर। वो 10% ये था कि मैक्स इतना हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं मीटर नाप के बैठा था कि भाई मीटर से पहले इतना आता था, अब इतना। वो मैं अंदाजे से बता रहा था कि 10% के करीब, बट वो 10% से ऊपर नहीं हो सकता। माइलेज 10% के आसपास माइलेज आपकी गिर गई है। अब उसका बेनिफिट तो आपको कुछ नहीं मिला। आपने इथेनॉल वाला पेट्रोल भरवाया, आपकी माइलेज 10% से गिर गई। अब इथेनॉल मिलाया था तो भाई पेट्रोल वाले दाम पे काहे बेच रहे हो? इथेनॉल वाले दाम पे बेचो। वो उसके मैं वही कह रहा हूँ, अगर ये प्राइसिंग इन्होंने, देखिए ये जो कहा जा रहा है ना कि गाड़ियां मतलब ऐसा खराब हो रही हैं जैसे साला ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया। अब जो भी गाड़ी वाहियात भी चला रहा था, कह रहा है E20 खराब हो गई, E20 है ये गड़बड़ चीज है। ये हमारे भारतवासियों को मिल जाए कोई बहाना, तो दो E20। तो ऐसा नहीं है कि साला सड़क पे चल रही हर दूसरी गाड़ी खराब होती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो एवरेज का मुद्दा है वो रियल मुद्दा है। वो तो सरकार ने क्लेम किया है कि 6-7% जो है वो एवरेज आपकी कम होती है। तो अगर कम हो रही है भाई, तो आप उस पर्टिकुलर चीज की जो भुगतान है जो बंदा झेल रहा है, उसको पेट्रोल के दाम कम करके कर दो ना यार। और क्या? 2 लोगों का बड़ा हिस्टोरिक फॉल हुआ है। मैं क्यों नितिन गडकरी को यहाँ लाया, एक आलिया भट्ट और एक नितिन गडकरी। यश का तो अभी होना बाकी है, यश का रिजल्ट बाकी है। ये दोनों, यश से पूछा गया कि भाई साहब आप इसमें टॉक्सिक में क्या दिखाना चाहते हो? हाँ। क्या दिखाना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं पर दिखाने नहीं दे रहे सेंसर वाले। वाह, ये बोला नहीं है, तो मैं बोल रहा हूं। ये वैसे एक स्टेटमेंट आपको बताओ। अब जब इन्होंने एक स्टेटमेंट बताई है अनुज भाई, तो आपकी जो फेवरेट जर्नलिस्ट है, जैसे इनकी फेवरेट फिल्म अल्फा है, वैसे इनकी फेवरेट इज आरफा खानम शेरवानी। देखो इनको पता था पहले ही आरफा, आई लव हर। हाँ। तो वो इस समय पहुंची कहाँ हुई आपको पता ही है, कहाँ पे थी वो? मातम में गई हुई थी, है ना। जब वो मातम में वहां गई तो वहां पे उससे एक ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। आपने भाई क्या अंग्रेजी बोल रही थी उस टाइम, वो उसके जो उच्चारण था अंग्रेजी का, जो प्रोनाउंसिएशन था, गजब था भाई साहब। ऐसा था साला अंग्रेज शर्मा जाए क्या? अरे ये तो हमसे भी ज्यादा जबान टेढ़ी करके बोल रही है। जी। नहीं तो उससे उसने हाथ नहीं मिलाया, आपने देखा ना वो सीन। तो वो पेट्रियार्की भी नहीं बोल पा रही, मतलब बताओ कैसा जुल्म हो रहा है उसके ऊपर। वो उसको पेट्रियार्की भी ढंग से नहीं बोल पा रही है। अब वहां पे आरफा ने एक स्टेटमेंट दी, उससे पूछा खुमैनी साहब का आप पे क्या असर था? तो कहते ही टच्ड मी इन वेरियस वेज। मतलब तबाही। वो उसको टच नहीं कर रहा, कह रहे ही टच्ड मी इन वेरियस वेज। मैंने कहा भाई ये तो खुमैनी जिंदा नहीं कहो, तो जिंदा उसको कहा उसने मेरी आत्मा को छुआ है माँ। ये वही आत्मा।
समझ गए कौन सी फिल्म का डायलॉग है? हम दिल दे चुके सनम। मैं उससे अलग नहीं रह सकती माँ, जब उसने आपने मेरी जो आत्मा अभी बोला को ना, छुआ he है। touched me in various ways, जो यश का सेंटेंस है, ये आरफा का तो रियल लाइफ गजब सही का बात, सेंटेंस है। सही बात। पर जो बात कर रहे थे, आलिया हैज वन मोर अवार्ड्स, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स, देन एनी वुमन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिल्म्स ऑलरेडी। हाँ, ठीक है। और नितिन गडकरी भी यहाँ बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर, नितिन गडकरी, ये नितिन गडकरी, एवरीबॉडी लव्स नितिन गडकरी, और दोनों धड़धड़ा के ऐसा गिरे हैं 2 साल यार में। देखो, इवन आई लाइक नितिन गडकरी, हाँ ठीक है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है नितिन गडकरी से। मुझे इथेनॉल वाले मुद्दे पे ये जो दिक्कत है वो जो मैंने बताई है वो है। नहीं, हाईवेज पे भी आ रही है अब, हर जगह नहीं गड्ढे यार, भी आ देखिए रहे क्या, हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, इवन जो हाईवेज वाली अगर हम बात कर रहे हैं, हाईवेज पे 1-2 जगह पर ऐसा हुआ है कि वो धंस गया है और पूरा इस टाइप से। अदरवाइज आप यार इतने हाईवे बन गए, इतने यार एक्सप्रेसवेज उसकी बने हैं। स्टेटमेंट्स भी है, मैं एक्सरे मशीन ले आया हूँ जिससे पूरी, अब मैं अगला है बसों को उड़ाऊंगा। हाँ, पता है, ये सब जो वो बकचोदी बकचोदी तो तो एक होती अलग है। मामला नहीं है। तो ये क्या हो गया उनको अचानक मैं से? एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ। वो अगर हम देखें, 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर एक तो हम आरएसएस को उनकी स्टेटमेंट के लिए जज करें, एक आरएसएस को हम उनका जो धरातल पर काम है उसके लिए जज करें, दोनों अलग चीज होती हैं। स्टेटमेंट के लिए जज करोगे तो आप कहोगे ये साला डीएनए और ये पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं, दोनों का डीएनए सेम है। लेकिन जब आप धरातल पे जाके देखोगे तो आपको टोटली डिफरेंट चीज मिलेगी। जो बोलते हैं उसके टोटल डिफरेंट करते हैं। नितिन गडकरी की बात कर रहा हूँ। नितिन गडकरी ऑन इथेनॉल इशू, मैं आज ही वीडियो बना के आया हूँ, ठीक है, वो लोग मेरा पूरा स्टैंड देख सकते हैं। आज ही मैंने वीडियो बनाया है, AKTK अनफिल्टर्ड, आप देखना चाहते हैं तो उसमें मेरा पूरा स्टैंड नितिन गडकरी के अगेंस्ट खड़ा है। लेकिन बट जब एक्सप्रेसवेज और ये सारे मामले आ जाते हैं तो मैं देखता हूँ यार, हमारी जो सड़कें थी 2014 से पहले, नितिन गडकरी से पहले जिस हालत में थी भाई, आपके पास ये 200, 250, 300 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज थे पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर। आज आप नंबर देखिए जरा। यार तो ये जो फरीदाबाद और दिल्ली के बीच, पता है वो तो हम लोग को, बट जितना इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया 24 आते आते तक, वो तो कुछ ज्यादा ही है। भारत की सड़कें यूएस जैसी हो जाएंगी। इसका कारण मैं बताऊं आपको क्या है। हाँ। आपने इनके मुंह से कई बार सुना होगा कि मैं अपने भाषणों को अपने YouTube चैनल पे डालता हूँ। अच्छा, तो इनको भी अब चाहिए व्यूज हैं। तो I think, और वहां से बहुत सारा पैसा आता है, उस पैसे को मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, इस तरीके से उन्होंने बहुत जगहों पे इस बात को बोला है कि, तो अब ये ना अपने भाषणों में ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो, अबे यार नितिन जी यार ये आई कर थिंक देंगे, ये कर देंगे। यार उस पे आई थिंक वो discussion हो हमेशा रहा से ही होता है। ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा मतलब जिनकी बोलना जो होता है ना वो बड़बोला बहुत ज्यादा रहता है। एग्जेजरेटेड लगता है। इवन आप जब आप मतलब हमेशा उनका एक क्लेम रहता है, जब ही वाज द परिवहन मिनिस्टर या क्या था, रोड मंत्री थे ना वहाँ के भी, महाराष्ट्र के अंदर भी। तो फ्लाईओवर मंत्री, मिनिस्टर, मैंने इतने फ्लाईओवर बना दिए, मैंने पुणे दिल्ली से ये मुंबई से पुणे का एक्सप्रेसवे मैंने बनाया था, और ये सब उनका मिलता है, वो उनके क्रेडिट में जाता भी है। बट द पॉइंट इज कि आप भाई थोड़ा जितना है ना उतना ही बोलो। आप ये उड़ने वाली मतलब आप ये कहोगे कि भाई हाईवे जो है, मैं ऐसे हाईवे बनाने वाला हूँ जिन पर बस चलेगी तो वो खुद चार्ज हो जाएगी। अगर इस टाइप की बात है, या तो पहले बना दो उसके बाद बोलो ना यार। वही मैं कह रहा हूँ कि हुआ क्या है, ये इनका उठना बैठना कहाँ चल रहा है, चल नहीं रहा वो। एक्चुअली में आप उनके पुराने भाषण में भी जाओगे ना तो आई थिंक यार, इफ यू रिमेंबर व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी, प्रेसिडेंट ऑफ द तेरा उन्होंने एक वो लगाया शिविर कि हम थोड़ा इधर उधर जाके कैंप में रहेंगे, वहाँ पर सब एक साथ रहेंगे, सब मंथन होगा एक साथ, सारा वो होगा। वो धूप में शिविर लगवा दिया भाई। अब भैया ये बिजनेस फैमिली से बंदा कहाँ है, इन्होंने वो सब देखा था भाई। वहाँ पर बीमार पड़ गए, वो बीमार हो गए थे, बेहोश हो गए थे। तो पॉइंट ये है कि आप दिमाग में जो बबल बना रहे हो ना, और जो आपकी वाणी से शब्द निकल रहे हैं वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आप मिनिस्टर की उस पर बैठे हुए हो। मुझे आपका काम पसंद है पर्सनली, मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ, जितना उनका काम अभी तक हुआ है मोर और लेस मुझे पसंद है। पर इथेनॉल वाले इशू पे मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूँ। और दूसरा, आप जो बोलते हो भाई वो मेरे को एक्सेजरेटेड लगता है बहुत ज्यादा। वन मंत्री जो मुझे, जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, नाउ इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, जो बोलते हैं और करते हैं, दैट इज अमित शाह। अमित शाह हैज मार्वेलसली डन हिज जॉब। एवरीथिंग, मतलब वो क्या है ना, वो जो बोलते हैं वो तो कर देते हैं, हाँ, पर जो वो सोच रहे होते हैं और बोलते नहीं हैं, उससे ज्यादा खतरा है लोगों को। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि गडकरी इज अ मैन नक्सल ऑफ, कहा था खत्म करेंगे, कर दिया। खत्म कर दिया। अब ड्रग्स पे क्रैकडाउन हो रहा है,
वो तो ममता भी अब समझ गई भाई कि क्या कहा तो खत्म कर दिया, पार्टी खत्म कर दी वहां पे। ड्रग्स पे इन्होंने अब बहुत बोल रहे हैं ये ड्रग्स के ऊपर ना, और ड्रग्स का मेनेस तभी खत्म होगा जब ये पंजाब में आएंगे। तो इनका पंजाब में आना और ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। इस बात को ध्यान में रखना। मैं बीजेपी का, मैं आज से पहले नहीं बोल रहा था बीजेपी को पंजाब के लिए, पर बीजेपी विल गेन इन पंजाब ड्रामेटिकली, ये देखना। तो उसके लिए रीजन तो हमने बात भी की है ना, रीजन भी और बताइए। पंजाब की जब बात हो रही है, अभी इनका फिर से रीशफलिंग होने जा रही है, कैबिनेट रीशफलिंग होने जा रही है। वो हो चुकी होती अब तक कैबिनेट रीशफलिंग, बट ये प्रोटेस्ट हो गया, उसमें धर्मेंद्र प्रधान को हटा सकते थे। तो ये सक्सेस हो जाता है इनका पूरा मूवमेंट। ये तो बेस्ट था, डिले कर दिया, उन्होंने कहा सड़ने दो। बट उसमें भाई सुनने में आ रहा है, अब आप बताइए, ये सुनने में आ रहा है राघव चड्ढा बहुत बड़ा मंत्री बनने जा रहा है यार। ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है यार, कमाल का है। दूसरी पार्टी में जाओ, गदर काटो, भाजपा में आके सीधा मंत्री बन जाओ, हैं यार सीरियसली। मतलब देखो मुझे तो लग रहा है ये होने जा रहा है। नहीं इसमें, बट अगर इसका पंजाब में कुछ फायदा हो तो हो सकता है ये। बीजेपी भी देखिए, इतना बीजेपी ने कभी भी किसी को, जैसे हेमंता को बनवाया सीएम, वो एकदम से नहीं बनवाया। पहले हेमंता से फायदा लिया है ना। बीजेपी ने असम जीता, बीजेपी ने पूरा नॉर्थ ईस्ट जीता, इवन बंगाल भी अब जीत लिया है ना। तो पूरा क्षेत्र जो है बीजेपी ने अपने कब्जे में किया है, हेमंता के थ्रू ही किया ना। बंगाल को आप ना भी मानो, बाकी तो उन्होंने हेमंता के थ्रू ही किया है। तो पहले हेमंता से फायदा लिया है उन्होंने। क्यों भाई, बंगाल में भी कई रैली करी है हेमंता करा होगा, मैं वो नहीं कह रहा कि अगर बंगाल में तो भाई शुवेंदु दादा का जलवा चल रहा है इस समय। तो बंगाल में एक ही नाम है, मतलब इलेक्शन से पहले एक ही नाम था बंगाल में, योगी। योगी 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 योगी। और शुवेंदु को ये पता चल गया था, और शुवेंदु ने एक कह दिया कि भैया मैं तो योगी बनना चाहता हूँ। कोई मोदी नहीं हो रहा था वहां पे, योगी हो रहा था पूरा। तो वो जलवा था पूरा योगी का वहां। तो वो मेरा कहने का मतलब यही था कि वो बीजेपी वेरी प्रोफेशनल टूट के आए हैं राज्यसभा वाले, किसी को तो कुछ मिलना ही मिलना है। अब वो राघव चड्ढा को ही मिलेगा, किसको मिलेगा नहीं। तो ये ऐसे थोड़ी हैं जो ऐसे उठ के आ गए हैं। आप क्या सोच रहे हैं यार? देखिए, मैं एक्चुअली यही सोच रहा हूँ कि हो सकता है, मिल भी सकता है, बट अगर बीजेपी को ये लगेगा कि पंजाब में हमें कुछ फायदा हो जाएगा तो ही बीजेपी देगी। बीजेपी ऐसे कभी किसी को मंत्री नहीं बना देगी। कि तो अगर फायदा आ रहा है, अब तो सुनने में आ रहा है चन्नी भी अपने बीजेपी के तो गेट पे होता क्या होगा? अरे चन्नी साहब तोड़ के ले आए 20 पर, अरे राघव चड्ढा ले आया 7 तोड़ करके, शिवसेना भी टूट के आ गई। पर अगर आप ये देखोगे ना, ये क्या नाम क्या नाम था इसका? रवनीत बिट्टू ने सतलुज वाला जो मुद्दा है बहुत तगड़ा उठाया है, बहुत तगड़ा। और वो बीजेपी को कहीं ना कहीं बेनिफिट करने वाला है। वो लीडर है पंजाब का, वो लीडर है पंजाब का। इसका अप्रोच वही चल रही है जैसे शुवेंदु अधिकारी की चल रही थी वो उसमें। और उसमें वो बात भी है। और भाई बैन सिंह वाली चीज, बोलने में एक लीडर, चन्नी का आप भाषण सुनो, आप सुन नहीं पाओगे। रवनीत बिट्टू को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए देख लो, आपको लगेगा यार कुछ बोल रहा है। चन्नी और नितिन नबीन, इन दोनों के साथ 2 बड़े दिलचस्प किस्से हैं। जब इनका नाम पहली बार अनाउंस हुआ तो स्टूडियो में था मैं दोनों टाइम पे, जब नितिन नबीन अनाउंस हुए बीजेपी प्रेसिडेंट, और जब चन्नी अनाउंस हुआ अब ये मुख्यमंत्री हैं। कोई जानता ही नहीं था इनको। तो लोगों ने निकाल के मोबाइल पे जल्दी से गूगल किया, भाई साहब पहले पेज पे भी नहीं आए। फिर लोग मतलब एक होता है बेइज्जती, एक होता है बेइज्जती प्रो मैक्स। पहले पन्ने पे भी नहीं दोनों दिख रहे, ना नितिन नबीन ना चन्नी। तब जाके मिला कि भाई ये भी कोई है। तो वो खुद, मतलब जब सोनिया गांधी ने अनाउंस किया चन्नी को मैं सच्ची मैं, तो वो खुद ऐसा हो रहा था। चलिए जी, बहुत बढ़िया चर्चा रही। और पिछली बार इन्होंने वादा किया था हम लोग हर 2 हफ्ते में मिलेंगे। हाँ नहीं, अब 2 हफ्ते में मिलेंगे। 3 महीने बाद मिले हम लोग। नहीं तो आप चले जाओगे एम्स्टरडम, फिर ये चले जाएंगे सूरत, हम देख रहे हैं बाट। ये तो अब लीग से हट गए, हम लोग की लीग में नहीं रहे। अब एक प्रोग्राम आता है बाहर, लाइफस्टाइल्स ऑफ द रिच एंड फेमस, तो अब ये उसमें दिखा करेंगे, पॉडकास्ट वगैरह में नहीं दिखेंगे। बट आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, लाइक करिए और सब तरफ अपना भाई प्यार भेजिए। थैंक यू जी, थैंक यू।